सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लेट हो गया है और वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जिसने भी एपिसोड 10 को देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में टाइमर दिया हुआ है, वहाँ से स्किप कर सकता है। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन और येरिन ने इक्लिप्स के बंदों को मार के देर कर दिया है और उसके बाद शियोन कहने लगता है मुझे खंगू की बहुत फिक्र हो रही है, क्या वो ठीक होगा? और ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आज तक उसने जितनी भी मुश्किल जॉब किया उसमें उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मेरा विश्वास करो, मैंने उसे उस मिशन पर भेजा था। ये सुनने के बाद शियोन थोड़ा सा काम होते हुए कहता है ऐसा लगता है तुम्हें उसके बारे में मुझसे ज्यादा पता है। और ये सुनने के बाद येरिन कहता है जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा। और उसके बाद वो दोनों वैन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते हुए शियोन शिंगाओ के बारे में सोचते हुए कहता है मुझे उसके लिए अभी भी थोड़ा सा फिक्र हो रहा है, उसे किसी से मदद लेना बसा नहीं जब तक वो उससे खुद मदद ना मांगे। ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है मुझे उसके बारे में जानकर हैरानी नहीं होगा, मैं कर भी कह सकता हूँ, उसकी जैसा कमाल के इंसान को मैं अपने पास काम के लिए रखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शियोन खुश होते हुए कहता है येरिन क्या सच में? और तभी वो लोग शिंगाओ की लोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रास्ते में इक्लिप्स वाले उनका रास्ता रोक के खड़े हैं। ये देखे तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद येरिन वैन के अंदर से कहता है मुझे लगता है हम सही जगह पर आए हैं। और उसके बाद येरिन अपने वैन को फुल स्पीड में उन इक्लिप्स वालों के ऊपर चढ़ा देता है। और उसके बाद येरिन कहता है हमारा वेलकम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। और इस तरह हम चूहे को देखते हैं, वो अपने ग्लव्स को उतारते हुए कहता है अब चुपने का कोई फायदा नहीं छोटे चूहे। और शिंगागो उसकी स्किल्स को एनालाइज करने लगता है। सर्च ऑफ द वॉइड कैनियन यूजर को ऑब्जेक्ट्स के आर पार देखने की एबिलिटी देता है। ये टेक्निक के बाद शिंगागो अपने मन ही मन में कहता है अब मुझे इस अनोइंग कॉन्स्टेलेशन से निपटना होगा, मेरा सिस विजन और इल्यूजन स्किल इसके सामने एकदम बेकार होगा। और उस कॉन्सेप्ट स्किल का तो मुझे मेंशन भी नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर मुझे फायर एम्बर का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका स्पेशलिटी फायर है। और उसके बाद जूही शिंगागो के ऊपर अपने फायर अटैक कर देता है। और ये देखे शिंगागो पीछे की तरफ हटके उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन जूही यहाँ पर ही नहीं रुकता, वो तो वहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। ये देखे तो शिंगागो जल्दी से एक ट्रेन के ऊपर कूद जाता है। और उसके बाद शिंगागो जूही की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है अगर ये अटैक मेरे ऊपर लगता तो ये मुझे रोज करके रख देता, इस अटैक को तो मैं अपने आइस पावर से भी काउंटर नहीं कर सकता था। और उसके बाद शिंगागो दोबारा से जूही की स्किल्स की तरफ देखने लगता है। फायरोमैंसर फायर से होने वाले अटैक्स को 500% इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद जूही शिंगागो की तरफ काफी गुस्से से देखते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिंगागो जल्दी से उस फायर से बचते हुए अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उस ट्रेन के ऊपर भागने लगता है। और उसके बाद वो अपने शोलेसियम को भी निकाल के खाने लगता है। और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है ये बहुत मुश्किल था, ये तो अच्छा हुआ मैंने सही वक्त पर अपने बैरियर को एनहेंस कर लिया और अपने हथियार को अपग्रेड कर लिया। और तभी जूही उसकी पीछा करते हुए कहता है कब तक भागोगे चूहे, कभी ना कभी तो मेरा हाथ लग ही जाओगे। ये कहने के बाद अपने फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखे शिंगागो अपने एक्सेलरेट स्पीड को यूज करते हुए तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और शिंगागो जूही की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहता है जूही एक मैच क्लास है क्योंकि अब मैंने अपने हथियार और अपने बैरियर को एनहेंस कर लिया है, इसलिए अब मैं उससे क्लोज कम्बैट रेंज में लड़ूंगा। और शिंगागो को अपनी तरफ आते हुए देखे जूही भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिंगागो हवा में ही अपने कुछ शेडो क्लोन्स बना लेता है और जूही को चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखने के बाद भी जूही स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, हम शियोन की तरफ देखते हैं। वो इक्लिप्स वाली बंदों को ठिकाने लगा रहा होता है। वो तो एक ही पंच में उन सबको देर कर देता है। और ये टेक्निक के बाद हमें पता चलता है कि शियोन भी कोई मामूली हंटर नहीं है। और तभी येरिन भी शियोन के पास आ जाता है। और ये देखिए शियोन उसके पास जाते हुए कहता है मैंने यहाँ का सब कुछ संभाल लिया है, क्या तुम्हें अंदर शिंगागो मिला? और ये सुनने के बाद येरिन उससे कहता है उसका वहाँ पर कोई ट्रेस ही नहीं है, हमें जल्दी करना होगा, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो वो जरूर ट्रेन स्टेशन पर होगा। और इस तरह शीन वापस से शीफ होकर जूही की तरफ जाता है। वो शिंगागो की शैडो क्लोन्स को देखने के बाद अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो अपने फायर पावर से बहुत सारे फायर ड्रैगन्स को बना लेता है। और वो अपने उन फायर ड्रैगन से शिंगागो के सारे क्लोन्स को दबा करने लगता है। और उसके बाद वो कहने लगता है मुझे उम्मीद है तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो वो मेरे सामने बेकार है। और उसके बाद हम शिंगागो को चट के ऊपर देखते हैं। वो जूही की तरफ घूर के देख रहा होता है और जूही भी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है क्या अब तुम्हारा हो गया या कुछ और भी बाकी है? और शिंगागो ये सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहता है वो गलत नहीं है, मेरा सारे अटैक्स बेकार जा रहा है। और ये सोचने के बाद तेजी से अपने खंजर को जूही की तरफ फेंक देता है। लेकिन जूही तो उस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है।
और उसके बाद जूही चिंगांगू की उस खंजर पर अपना पैर रखते हुए कहता है, कितना कमाल का एम है तुम्हारा, क्या तुम्हें अब मरने से डर लग रहा है? अब तुम अपने हथियार वापस कैसे लोगे? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ निशाना कैसे लगाते हैं। और ये कहने के बाद अपने फायर ड्रैगन से चिंगांगू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद चिंगांगू उस अटैक से डायरेक्ट हिट हो जाता है और उसके बाद चिंगांगू जलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखे तो जूही हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम अब मेरी चंगुल में आ ही गई। लेकिन चिंगांगू हवा में ही अपने एक खंजर को निकाल लेता है और उसके बाद चिंगांगू हेरोइक लैंड करते हुए अपने एक अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के जूही कुछ ज्यादा समझ भी पाता, चिंगांगू अपने टोर्नेडो अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद वो टोर्नेडो जूही को अपने अंदर संभाल लेता है और जूही की सारी फायर ड्रैगन्स को वैनिश कर देता है। और उसके बाद चिंगांगू जूही की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें एम के बारे में मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। और उसकी कुछ ही दूरी पर हम हियोन जिन को देखते हैं, वो इन सारी नजरों को मजा लेते हुए कहता है, वाह ये तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैंने उस टाइम पर उससे कोई पंगा नहीं लिया। कौन जानता था कि वो क्रेजी डॉग ऐसा हल कर सकता है। हालांकि ये आकर्षक है, वो सेम टू सेम उस सुपर बॉस का स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने उस तंजन पर मारा था। तभी उसके पास उसका बॉस का कॉल आता है और उसके बाद वो अपने बॉस से कहता है, मैं आपके इंस्ट्रक्शन पर उनके ऊपर नजर रख रहा हूँ। और उसके बाद हम वापस से चिंगांगू और जूही की तरफ देखते हैं। चिंगांगू जूही की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और उसके बाद हम जूही की तरफ देखते हैं, वो उस टोर्नेडो के अंदर फंसने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है। और तभी चिंगांगू अपना सुसानो हैंड का इस्तेमाल करते हुए जूही को पकड़ लेता है और उसके बाद वो उसे अपने और खींच के लाने लगता है। ये देखे तो जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूही ये सब देख के हैरान हो ही रहा होता है। तभी चिंगांगू अपना खंजर निकल के एक्सेलरेट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जूही के ऊपर अपने ब्लड स्टेपिंग से अटैक कर देता है और जूही भी दर्द में चिल्लाते हुए जल्दी से अपने खंजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसके बाद जल्दी से अपने खंजर को निकल के चिंगांगू के खंजर को रोक देता है और उसके बाद अपने फायर को वापस से एक्टिवेट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतने में ही हरा दोगे चिंगांगू? तुम तो बस मुझे हंसा रही हो। और ये कहने के बाद चिंगांगू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चिंगांगू साइड में हट के डॉज कर लेता है और उसके बाद चिंगांगू तेजी से साइड की तरफ भागने लगता है। और ये देखने के बाद जूही कहता है, कहाँ बच के जाओगे छोटे चूहे? और उसके बाद जूही से काफी दूर जाने के बाद अपने खंजर को वापस रखते हुए कहता है, वेल ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी। और ये कहने के बाद एक चुटकी बजा देता है और ये सुनने के बाद जूही कुछ भी समझ भी पाता। तभी उसके ऊपर लगे हुए उन कार्ड में से उसका खून बर्न होने लगता है और उसके बाद वो दर्द में काफी जोरों से चिल्लाने लग जाता है। और ये देखे तो चिंगांगू जल्दी से अपने खंजर को निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इस तरह इक्लिप्स का बॉस हियोन जिन से पूछता है वहाँ का हालात कैसा है। और इस पर हियोन जिन जवाब देते हुए कहता है, आप सरप्राइज मत होना, जूही को बहुत ही सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया है। इस सुनने के बाद इक्लिप्स का बॉस कहता है, मेरी बेचारी जूही, तुम अपनी पीक पर पहुंच चुके हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अब मेरे काम आने वाले हो। और इस तरह जूही अपनी उस हार्ट की इंजर्ड की वजह से काफी ज्यादा दर्द में होता है। और उसके बाद जूही चिंगांगू को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देख के अपने मन ही मन में कहता है, क्या मैं इसके हाथों मरने वाला हूँ? और तभी वो अपने फास्ट को याद करने लगता है। जूही अपने हाथों में फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए कुछ लोगों को जला रहा होता है और वो जलने वाला बंदा कह रहा होता है, तुम पूरी तरह से एक पागल हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और इस पर जूही जवाब देते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हें नर्क में भेजने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर डर क्या होता है। और उसके बाद वो बंदा कहता है, हाँ अब मुझे याद आया, क्या तुम वही लड़की हो जो उस बिल्डिंग में रहते थे? ए रुक जाओ, अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आएंगे। और ये सुनने के बाद जूही अपने फायर से उसके ऊपर आग लगा देता है और वो बंदा चिल्लाते चिल्लाते आग में झुलस के मर जाता है। और तभी जूही को कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे देखता है। वो देखता है कि काफी तेजी से उसकी तरफ एक खंजर आ रहा होता है और वो जल्दी से उसे डॉज कर लेता है। उसके पास बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं जो उसकी तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, तुम तो बस एक छोटी सी जंगली नौसिखिया हो और तुम हमारे साथ पंगा लेने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं? और उसके बाद वो सभी लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहते हैं, चलो उस लड़की को पकड़ो। और जूही भी ये देखने के बाद डरते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उसके बाद वो अपने आग से उन लोगों को जलाने लगता है। लेकिन तभी एक बंदा उसके पेट पर अपना तलवार घुसा देता है और उसके बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है, तुमने हमें समझ क्या रखा है तुम छोटी लड़की? और ये कहने के बाद काफी तेजी से अपने तलवार को उसकी पेट से निकाल लेता है। इसकी वजह से जूही की काफी ज्यादा खून भी बह जाता है। और उसके बाद वो सभी लोग जूही की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, अब इसका क्या करना है? इस पर एक बंदा जवाब देते हुए कहता है, इसके पास जो भी वैल्यूएबल आइटम है उसे उठा लो। ये सब देखने के बाद जूही अपने मन ही मन में कहता है, क्या मैं इन स्कैम बग्स के हाथों मरने वाला हूँ? तभी
हम वहाँ पर इक्लिप्स के बॉस को देखते हैं। इक्लिप्स का बॉस अपने हाथों को चटकाते हुए उन गुंडों से कहने लगता है, मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे इलाके में यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है। और ये सुनने के बाद वो गुंडे भी उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अब तुम कौन हो बे? लेकिन इक्लिप्स का बॉस तो तुरंत अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनके ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो सारे गुंडे उस इलाके से दूर जाके गिरते हैं। और उसके बाद इक्लिप्स का बॉस कहता है, ये इलाका इक्लिप्स वालों का है, यहाँ दोबारा आने की हिम्मत मत करना। इक्लिप्स के बॉस की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद तो जूही भी हैरान होता है। और तभी इक्लिप्स का बॉस का नजर भी जूही की तरफ जाता है और उसके बाद वो जूही से कहता है, क्या यहाँ पर पड़े हुए इन बंदों को क्या तुमने मारा? ये सुनने के बाद जूही हाँ में जवाब देता है। और ये सुनने के बाद तो इक्लिप्स का बॉस कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी इक्लिप्स में आना चाहिए, चलो मेरे साथ आओ। ये सुनने के बाद तो जूही काफी ज्यादा हैरान होता है। और उसके बाद जूही कहने लगता है, उस दिन उन्होंने मुझे मरने से बचाया, मुझे रहने के लिए जगह दी और मुझे अपनाया, और बदले में मैंने वो सब कुछ किया जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा था। लेकिन जब तक तुम अफेयर नहीं हुए थे, लेकिन जब से उन्होंने तुम्हें देखा है तब से वो मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर कर रही हैं। तुम मुझसे मेरी सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद जूही अपने फायर गॉड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने के बाद तो जिंगांगू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अब तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे करीब नहीं आओगे? और ये कहने के बाद वो जिंगांगू की तरफ बढ़ते हुए अपने फायर से उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिनकाकू की शील्ड के साथ टकरा जाता है। और जूही शिनकाकू की इस मूव को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिनकाकू पीछे की तरफ खुद के जूही से दूर चला जाता है। और ये देखने के बाद जूही शिनकाकू से कहता है, आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं? और उसके बाद शिनकाकू अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक चुटकी बजा के कहता है, वो तो मेरा टॉप सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताने नहीं वाला। लेकिन वो देखता है कि जूही को अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देख के तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपनी मन ही मन में कहने लगता है, आखिर मेरी स्किल ने इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? ये देखने के बाद तो जूही भी समझ जाता है और उसके बाद वो कहता है, अच्छा तो मैं सही सोच रहा था, तुम्हारा वो स्किल चोट को और भी ज्यादा बर्न कर देता है, लेकिन अब ये मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। और उसके बाद वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए बुरी खबर है, मैंने पहले ही तुम्हारी दी हुई इस काव को जला दिया है। और उसके बाद वो अपने फायर गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए आसमान में एक फायर का बादल बना लेता है और उससे बहुत सारे फायर बॉल गिरने लगते हैं। और ये देख के तो शिनकाकू काफी तेजी से उन फायर बॉल से बचने लगता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, जूही फायर को कंट्रोल करने में माहिर है, वो इन फायर बॉल्स को लैंडमाइन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसके फायर पावर के सामने मेरा आर्मर काफी समय तक नहीं टिकेगा। मुझे ये फाइट जल्दी से खत्म करना होगा। और उसके बाद वो जल्दी से नीचे की तरफ जंप कर देता है, लेकिन तभी जूही भी उसके सामने से जंप करते हुए उसके ऊपर अपने खंजर से अटैक करते हुए कहता है, अब तुम बच के कहाँ जाओगे चूहे? और शिनकाकू भी इस अटैक को देख काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। हम शियोन और येरिन की तरफ देखते हैं। उन्हें रास्ते में इक्लिप्स के और भी ज्यादा मेंबर मिल रहे होते हैं जिनके वो लोग ठिकाने लगा रहे होते हैं। और तभी शियोन की नजर ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए येरिन से कहता है, येरिन जल्दी से ऊपर की तरफ देखो, वहाँ पर कोई फाइट चल रहा है। लेकिन उनके रास्ते में बहुत सारे इक्लिप्स के मेंबर खड़े होते हैं। ये देखने के बाद येरिन कहता है, हमें जल्दी करना होगा। ये सुनने के बाद शियोन काफी तेजी से उन इक्लिप्स के बंदों की तरफ बढ़ने लगता है और उन इक्लिप्स के मेंबर्स के ऊपर अपना पंचेस मार के उन्हें ढेर करने लगता है। और येरिन भी अपनी विन पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वो कहता है, माफ करना लेकिन हम जल्दी में हैं, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। और ये कहने के बाद इक्लिप्स के उन बंदों के ऊपर अपने घातक हमले से अटैक करके उन्हें मार डालता है। और उसके बाद वो अपने और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि शिनकाकू और जूही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। शिनकाकू को जूही का सामना करने में बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन जूही तो स्माइल करते हुए शिनकाकू के ऊपर और भी ज्यादा घातक हमला करने लगता है। और फिर वहाँ पर खंजर से खंजर टकराने की आवाजें गूंजने लगता है। और तभी शिनकाकू अपना एक और चाल चलते हुए अपने क्लोन को अपनी जगह पर बैठा के वो टेलीपोर्ट के पीछे आ जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, अब मैं उसे पीछे से अटैक करूंगा। लेकिन जूही को इस चाल के बारे में पहले से ही पता होता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए शिनकाकू से कहता है, फिर से वही गंदी चाल का इस्तेमाल कर रहे हो। और ये कहने के बाद शिनकाकू के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। और उसके बाद वो खंजर शिनकाकू की शील्ड को तोड़ते हुए शिनकाकू की सीने में घुस जाता है और उसकी वजह से शिनकाकू को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और उसके बाद जूही उससे कहता है, आखिरकार मेरा खंजर तुम्हारे सीने की आर पार चला ही गया। लेकिन तभी शिनकाकू अपने खंजर में एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने खंजर को घुमा के जूही की दाहिने हाथ को काट देता है। और उसकी वजह से जूही काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लग जाता है और उसके कटे हुए हाथ में से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लग जाता है। और इस तरह हियोंगजिंग ये सब देखने के बाद कहता है, मेरे ख्याल से अब ये फाइट खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देता है
और तभी उसकी नजर शियोन की तरफ जाता है जो उस बिल्डिंग के अंदर घुस चुका होता है। और इस तरह शिनकांगू जूही के हाथ काटने के बाद उससे दूर चला जाता है। और उसके बाद शिनकांगू जूही की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है वो बहुत फास्ट है, उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ का सेक्रीफाइस कर दिया। और जूही शिनकांगू की तरफ गुस्से से देखते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो अपने कटे हुए हाथ पर फायर हैंड को क्रिएट कर लेता है। और उसके बाद वो गुस्से में कहता है चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूंगा। और उसके बाद वो अपने फायर पावर से शिनकांगू के ऊपर अटैक कर देता है। और शिनकांगू उस अटैक को काउंटर करने के लिए अपना एक शील्ड बना लेता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है इससे फाइट करना मेरे लिए मुश्किल होते जा रहा है और किसी भी वक्त मेरे सोल्यूशन का इफेक्ट भी खत्म हो सकता है। और इस तरह जूही अपना एक पावरफुल फायर बॉल को अटैक करते हुए शिनकांगू से कहता है आज तुम चाहे कितनी भी शील्ड एक्टिवेट कर लो लेकिन आज मैं तुम्हारे सारे शील्ड को तोड़ के ही रहूंगा। और तभी शिनकांगू के सामने एक विंड शील्ड क्रिएट हो जाता है। और शिनकांगू उस शील्ड को देखते हुए कहता है ये तो विंड मैजिक से बना हुआ शील्ड है। और तभी साइड से शियोन भागते हुए शिनकांगू के पास आने लगता है। और ये देख के तो शिनकांगू और जूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद जूही गुस्सा होते हुए कहता है ये घटिया औरत कब तक मेरे रास्ते में आता रहेगा। और इस तरह शियोन जाके शिनकांगू को संभालने लगता है। और उसके बाद जूही येरिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था, तुम यहाँ क्या करने आए हो ली येरिन। और येरिन जूही की ये बातें सुनने के बाद उसकी तरफ घूरते हुए वहाँ से कूद जाता है। और उसके बाद वहाँ उसके सामने आते हुए कहता है जूही क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। ये सुनने के बाद जूही स्माइल करते हुए कहता है अच्छा लेकिन अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ है। और उसके बाद वो अपने फायर गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद येरिन जल्दी से अपना शील्ड एक्टिवेट करने लगता है लेकिन जूही की इस अटैक के सामने तो येरिन का वो शील्ड भी कमजोर पड़ रहा होता है। और उसके बाद वो लोग अपने सामने देखते हैं कि जूही वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग सतर्क हो जाते हैं लेकिन तभी शिनकांगू उनसे कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद येरिन हैरान होते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और उसके बाद शिनकांगू अपने मन ही मन में सोचने लगता है उसके लास्ट वाली कॉन्स्टेलेशन ने मुझे फाइट में बहुत परेशान किया। मैं हैरान हूँ क्या उसने उसे कॉपी किया है। मुझे लगता है उसने मेरी कॉन्सेंट स्किल की कॉपी किया है। ऐसा नहीं लगता कि वो दोबारा हमला करेगा। और उसके बाद वो येरिन को जवाब देते हुए कहता है वो यहाँ से भाग चुका है। ये सुनने के बाद येरिन हैरान होते हुए कहता है ऐसा है तो हमें जल्दी से उसका पीछा करना चाहिए। और तभी शिनकांगू के ऊपर सोलेशियम का साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है और वो कमजोर होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देख के जल्दी से शियोन उसे संभालने लगता है लेकिन शिनकांगू तो बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद शियोन घबराते हुए कहता है कांगू क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। ये देखने के बाद येरिन कहता है ये अभी भी सांस ले रहा है, हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। और इस तरह हम जूही को देखते हैं वो बड़ी तेजी से वहाँ से भाग के जा रहा होता है और वो साथ में कह भी रहा होता है और येरिन ने मेरी रास्ते को काटने की हिम्मत कैसे की। और आखिर उस शिनकांगू के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हैं। वो सारी स्किल्स तो तंजन के बॉस के पास थे। और तभी उसे रियलाइज होता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है रुको क्या उसके पास मॉन्स्टर्स की स्किल्स को कॉपी करने की एबिलिटी है। ऐसा है तो मुझे जल्दी से मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। और तभी हम एक कॉर्नर में हियोन जिंग को देखते हैं। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से जूही की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद काफी खतरनाक तरीके से जूही के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जूही काफी तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन उसे थोड़ा सा चोट तो लग ही जाता है और वो अटैक जाकर एक दीवार पर लगता है जिसकी वजह से उस दीवार का काफी बुरी हालत हो जाता है। अगर ये अटैक जूही के ऊपर लगता तो वो तो एक ही झटके में मर जाता। और हियोंग जिन इविल्स की तरह हंसते हुए जूही से कहता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो जूही। ये देखने के बाद जूही उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई खेल चल रहा है हियोंग जिन। और हियोंग जिन उसे हंसते हुए जवाब देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, मैं बस तुम्हारे सिचुएशन के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। और उसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हियोंग जिन कह रहा होता है मुझे जूही का क्या करना है। जहाँ पर इक्लिप्स का बॉस जवाब देते हुए कहता है उसका ध्यान रखना, अगर वो फेल हो जाए तो उसे मार देना। और अभी प्रेजेंट में हियोंग जिन कहता है क्या तुम्हें पता है मास्टर ने तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया है, मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम फेल हो चुके हो। ये सुनने के बाद तो जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान हो ही रहा होता है तभी हियोंग जिन उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनकांगू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसके बाद वो उठते हुए कहता है क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ। और तभी वो अपने साइड में शियोन को देखता है जो उसके लिए फिक्र करते हुए वहीं पर सो गया होता है, जो एकदम लॉयल है, जो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। वो तो नींद में भी शिनकांगू का ही नाम ले रहा होता है। ये देख के तो शिनकांगू भी हैरान हो जाता है और कुछ देर के बाद अपने सारे कपड़े पहनने के बाद शिनकांगू वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपना ईयरफोन लगाते हुए गाना बजाते हुए वहाँ से निकलने लगता है। वो गाने का मजा ले ही रहा होता है तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो मैसेज यूरी जियोंग का था। और उसके बाद वो उस मैसेज को देखने लगता है। यूरी ने एक सोल्यूशन के साथ अपना पिक बेचा था। ये देखने के बाद शिनकांगू कहता है अच्छा तो उसने एक दून लिया, वो बहुत लकी है। और उस पिक के साथ एक मैसेज भी था जिसमें लिखा था मैंने ग्रैंडपा को दून लिया है। और शिनकांगू अपना फोन वापस रखते हुए कहता है आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसके सामने येरिन आ जाता है और शिनकांगू येरिन को देखने के
के बाद अपनी मनी मन में कहता है आखिर क्या है ये। और यिरिन उससे कहता है मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे मिस्टर जियोंग, तुम थोड़ी देर और आराम क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है। ये सुनने के बाद शिंगोंगू उसे जवाब देते हुए कहता है मेरे बारे में छोड़ो, ये बताओ कि ब्लू आई गिल्ड ठीक होगा। मुझे नहीं लगता इक्लिप्स वाले इसे इतनी आसानी से जाने देंगे। ये सुनने के बाद यिरिन हंसते हुए कहता है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इक्लिप्स का ग्रुप बहुत ही बड़ा हो, लेकिन वो लोग ब्लू आई गिल्ड को भी इतनी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद शिंगोंगू कहता है तो ये तो अच्छा है, वैसे आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद, और शियोन से भी कह देना कि मैंने उसे धन्यवाद कहा है। और ये सुनने के बाद यिरिन उसे जवाब देते हुए कहता है वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ये उससे खुद कहना चाहिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर शिंगोंगू उसे जवाब देते हुए कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा आइडिया है उसके लिए। ये सुनने के बाद तो यिरिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिंगोंगू अपने मन ही मन में कहता है शियोन को शिंगोंगू के अलावा कोई चीज दिखाई ही नहीं देता, अगर मैं उसके साथ रहा तो उसका हाल भी वही होगा जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। और ये सब सोचने के बाद वो यिरिन से कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, और ये कहने के बाद वहाँ से निकलने लगता है। और ये देखने के बाद यिरिन उससे कहता है अगर इसके लिए तुम्हारे पास कोई रीजन है तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ और टाइम दोगे। और ये सुनने के बाद शिंगोंगू उसकी तरफ मुड़ के देखने लगता है, और यिरिन स्माइल करते हुए कहने लगता है कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शिंगोंगू उससे कहता है चलो तो बताओ। और उसके बाद यिरिन बताने लगता है उस डेड बॉडी की रिलेटेड जिसे तुमने वहाँ से उठाने के लिए कहा था, हमने उसे वहाँ से उठा लिया है, लेकिन हंटर रजिस्ट्रेशन से उसके बारे में पता लगाना बहुत चैलेंजिंग भरा था। ये पॉसिबल भी है कि वो उसका रियल आइडेंटिटी ना हो। अगर हमें इसके बारे में पता लगाने में थोड़ी सी देर हो जाए तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद शिंगोंगू उसे जवाब देते हुए कहता है नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यिरिन कहता है एक और बात, ये इक्लिप्स के बारे में है। जूही के साथ इतना कुछ होने के बाद भी इक्लिप्स वालों ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि हमने उनके उस एरिया में उनकी फोर्सेस को नष्ट कर दिया है, लेकिन अब तक उन लोगों ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। ये तो बहुत अजीब है। ये सुनने के बाद शिंगोंगू सोचते हुए कहता है हो सकता है वो लोग इस एक्सीडेंट को छुपाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनने के बाद यिरिन कहता है मैं भी यही सोच रहा था, इक्लिप्स वालों ने तुम्हें पकड़ने के लिए अपने बहुत सारे मेंबर्स को भेजा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने एक एग्जीक्यूटिव को भी भेजा था, लेकिन आखिर में वो लोग तुम्हें पकड़ने में फेल हो गए। अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो उनकी रेपुटेशन की तजिया उड़ जाएगी, शायद इसलिए वो लोग चुप हैं। और उसके बाद शिंगोंगू जूही के बारे में पूछता है। इस पर यिरिन जवाब देते हुए कहता है मैंने किसी से सुना था कि वो मिशन फेल होने की वजह से कहीं चला गया है, लेकिन मैं दोन्योंग गांग के बारे में जानता हूँ, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद शिंगोंगू उस वक्त को याद करने लगता है जब वो बेहोश होने वाला था। उसकी बेहोश होने से पहले उसके सामने एक सिस्टम अफेयर हुआ था। मैंने तुम्हारी क्वालिटीज के बारे में कंफर्म कर लिया है, अगर तुम नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो तो मुझे कॉल करो। ये देखने के बाद शिंगोंगू स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहता है इतने वक्त तक तुम मेरे कंधे बनते रहे, उसके लिए शुक्रिया, अब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद शिंगोंगू यिरिन से कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद यिरिन कहता है वो लोग तुम्हारे बारे में पता लगा सकते हैं, इसलिए तुम केयरफुल रहना। इस पर शिंगोंगू कहता है मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसी जगह पर रहूंगा जहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। और इस तरह का हम जंग शिवान को देखते हैं, वो अपने फोन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कौंजी की हियोंग गिल्ड पर टेजन की वेस्ट के ऑर्गेनाइजेशन ने छापा मार दिया है। ये देखने के बाद चाय ग्वानिंग कहता है उन्होंने हियोंग गिल्ड के साथ ऐसा क्यों किया, उनसे तो वो लोगों का कोई लेना देना नहीं था, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं उन्हें अपने साइड की तरफ लाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है इन दोनों ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहे हैं, जैसा कि टेवा रेवर ने कॉन्टेचू से छुटकारा पाने के बाद उल्सान पर कंट्रोल कर लिया, और कोई भी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाया जिसने उसके बाएं हाथ को काटा था, क्योंकि हमारे पास उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और उसके बाद वो किसी को कॉल लगाने लगता है, और उधर से कोई कॉल उठाता है जंग शिवान कहने लगता है मुझे ये जानना है कि हियोंग ने इक्लिप्स के ऊपर अटैक क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि तुम गोंजू की जंक्शन स्टेशन से सर्विलेंस फुटेज को हासिल करो। और उसके बाद सीन बाबा से चेंज होता है और हम एक बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, और उसी बिल्डिंग की एक रूम में हम शिंगोंगू को देखते हैं, और वो कह रहा होता है चलो अब शुरू करते हैं। और तभी उसकी कॉन्सुलेशन वाला सिस्टम अफेयर होते हुए कहता है सबसे पहले मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ, कॉन्सुलेशन की ट्रायल में तुम मर जाते हो तो तुम सच में मर जाओगे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। ये सुनने के बाद शिंगोंगू स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे बताए। कॉन्सुलेशन का ट्रायल प्योरली कॉन्सुलेशन की डायरेक्शन पर किया जाता है। कॉन्सुलेशन के ट्रायल का टाइप बहुत ही अलग होता है, ये सब कॉन्सुलेशन के टाइप की बेस के ऊपर होता है, लेकिन इन सभी ट्रायल्स में एक कॉमन बात ये है कि वो बहुत ही चैलेंज से भरा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी लेवल पर हो। कुछ कॉन्सुलेशन हंटर्स के कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाने के लिए ट्रायल्स भी करते हैं, क्योंकि हंटर के मरते ही कॉन्सुलेशन कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो जाता है। मैं तब तक इंतजार करता जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता, लेकिन जूही के साथ फाइट करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की जरूरत है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और उसके बाद शिंगोंगू अपने कॉन्सुलेशन से कहता है मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया,
लेकिन अब मुझे सीरियसली लग रहा है कि मुझे यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। चलो अब वहाँ पर चलते हैं। और उसका कॉन्सोलेशन उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसकी ये कहते ही शिनकाकू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिनकाकू एक जगह पर पहुँच जाता है और उसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है और वो देखता है कि बहुत सारे कॉन्सोलेशन उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। ये देखने के बाद शिनकाकू कहता है यहाँ तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ऑडियंस है, ऐसा लगता है ये सभी लोग मुझे ही देखने आए हैं। तभी उसका वाला कॉन्सोलेशन उससे कहता है मुझे खुशी है कि आपको सेटिंग पसंद आया। और उसके बाद उसका कॉन्सोलेशन अनाउंस करता है मेरे साथ ही कॉन्सोलेशन में अपने कॉन्ट्रैक्ट अंतर की ट्रायल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर वो 100 ट्रायल को पास कर लेता है तो वो अपनी किस्मत को मेरे साथ बांटेगा और बहुत ज्यादा पावर हासिल करेगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो ट्रायल के अंत में वो मारा जाएगा। अगर तुम लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो तो अपनी एस्ट्रल फोर्स को डोनेट करके एक्सप्रेस करो। अगर वो ट्रायल में फेल हो जाता है तो आप सबकी एस्ट्रल फोर्स वापस कर दिया जाएगा और उसके अपोनेंट होंगे दूसरी डायमेंशन के हंटर्स और कॉन्ट्रैक्टर उसे खुद चूज करेंगे। ये सुनने के बाद शिनकाकू अपने मन ही मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो मुझे चॉइस दे रहा है, लेकिन इस ट्रायल का मेन गोल इन कॉन्सोलेशन से एक्नॉलेज होना है। मैं उन लोगों को एक इजी अपोनेंट से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है ठीक है, तो मैं उस बंदे को चुनता हूँ। ये कहने के बाद स्माइल करते हुए अपने अपोनेंट को चुनने के लिए एक स्टार की तरफ बढ़ने लगता है और सभी कॉन्सोलेशन भी शिनकाकू की तरफ देख के हैरान होते हैं आखिर ये किस बंदे को चुनने वाला है। और वो कॉन्सोलेशन आपस में बात करते हुए कहते हैं इसने तो उस अपोनेंट को चुना है जिसे वो कभी हरा ही नहीं सकता। तभी उस एरिना का सिस्टम अफेयर होते हुए कहता है कॉन्सोलेशन ने जंगली स्ट्रेटेजी को देख के एस्ट्रल फोर्स डोनेट किया है। सक्सेस के कॉन्सोलेशन की डिसाइपल ने एस्ट्रल फोर्स डोनेट किया है और उसके बाद वो सारे कॉन्सोलेशन एक के बाद एक एस्ट्रल फोर्स डोनेट करने लगता है। और तभी वहाँ पर शिनकाकू के अपोनेंट के तौर पर जंग शुआन अफेयर होते हुए कहता है इतनी सारी अमाउंट पर यहाँ पर एस्ट्रल फोर्स इकट्ठा किया जा रहा है किसी दूसरी डायमेंशन के बंदे से फाइट करने के लिए। ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टोरी भी वही से शुरू होता है जहाँ से खत्म हुआ था। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था शिनकाकू कॉन्सोलेशन का ट्रायल देने के लिए चला गया था और उसने अपनी अपोनेंट के तौर पर जंग शुआन को चुना था। और अब आगे जंग शुआन शिनकाकू की तरफ देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो मुझे यहाँ दूसरे डिमेंशन के बंदे से फाइट करने के लिए बुलाया है। और शिनकाकू उसकी तरफ मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और माना तो बहुत ही ज्यादा प्योर है। और ऐसा सोचने के बाद वो अपने आसपास के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके बाद वो अपना एक सोल्यूशन भी निकाल लेता है। और ये देखने के बाद जंग शुआन मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद शिनकाकू सोल्यूशन खाते हुए कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ मजा आएगा। और ये सुनने के बाद जंग शुआन शिनकाकू से उसका लेवल पूछने लगता है और उस पर शिनकाकू जवाब देते हुए कहता है मेरा लेवल 47 है। ये सुनने के बाद तो जंग शुआन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है लेवल 47 का बंदा मेरे सामने खड़ा है, तुझे पता है मेरा लेवल कितना है? मेरा लेवल 800 है। तुम कितने रिकलेस हो, ऐसा लगता है तुमने कॉन्सोलेशन से अटेंशन पाने के लिए मुझे चुना है, लेकिन तुम बस यहाँ पर अपनी मौत को दिखा पाओगे। और उसके बाद वो उन कॉन्सोलेशन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कॉन्सोलेशन यहाँ काफी दूर से आए हैं, उनका थोड़ा मनोरंजन तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही तो हम उसे जाने नहीं दे सकते। ठीक है, मैं तुम्हें यह एक मौका देता हूँ, मैं सिर्फ 2 कॉन्सोलेशन का इस्तेमाल करूंगा। ये सुनने के बाद शिनकाकू मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जंग शुआन कॉन्सोलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाले में से नहीं है। नॉर्मली हाई लेवल की कॉन्सोलेशन मिन कॉन्सोलेशन की जगह को लेना चाहता है। और दूसरी तरफ ये सब सुनने के बाद वो सारे कॉन्सोलेशन आपस में बात करने लगते हैं। वाह, उसने कहा सिर्फ 2 कॉन्सोलेशन से चलो देखते हैं, मुझे लगता है काफी मजा आने वाला है। और इस तरह शिनकाकू जंग शुआन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है इतने सारे कॉन्सोलेशन के बीच में कोई ना कोई तो उससे अट्रैक्ट हो ही जाएगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। और उसके बाद हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। एक बंदा जंग शुआन के पास आते हुए जंग शुआन को एक रिपोर्ट देते हुए कहता है मतलब जंग शुआन ये सारी रिपोर्ट जो आपने लाने के लिए कहा था। और जंग शुआन उन रिपोर्ट्स को देखते हुए कहता है क्या ये एक्लिप्स के एक्सीडेंट्स के बारे में है? और उस पर वो बंदा कहता है नहीं, ये अबीस के बारे में है। और ये सुनने के बाद जंग शुआन कहता है अबीस वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे समझना मुश्किल है। और उसके बाद वो रिपोर्ट्स को फाड़ते हुए कहने लगता है ये खुद को सच्चाई के रखवाले मानते हैं, लेकिन पब्लिक जो भी देखेगा उस पर विश्वास करेगा, इससे फालतू चीजों पर वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। उनका काम तो कब का खत्म कर देना चाहिए था। और इस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहता है फिक्र मत करिए, हम उनका काम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद जंग शुआन कहता है अच्छा तो ठीक है, ब्लैक स्केलेटन ट्रूप्स को ये कमीशन दे दो। और मैंने सुना है ली हुंजो का एक भतीजा भी है जिसका नाम दोंगजे है, उनसे कहना उसे किडनैप करें। और इस तरह हम संगनी को देखते हैं, वह फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। और टाइम हो गया कैप्टन हमें बात किए हुए। और उधर से कोई जवाब देते हुए कहता है उल्सान में जो तुम्हारी
तुम्हारी टीवा रिवर ने जो कारनामा किया है उसके बारे में मैंने सुना है। और संग में हंसते हुए जवाब देते हुए कहता है, हमने इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं। कौन था जो ऐसा हल करने वाला तो कोई और है। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? मुझे आपसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ कहना था। और उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं। वो कहने लगता है, मुझे माफ करना, मेरे पास इस वक्त वक्त नहीं है। मैं दोनजे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है वो फिर से डंजन में चला गया है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये ल्यू हेंजोक है, अभी इसका कैप्टन। और इस तरह संग में हंसते हुए कहने लगता है, डोंगजे आपको अभी भी परेशान करता है। वो तो अभी भी वैसा ही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं बदला। और ये सुनने के बाद तो कैप्टन भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, उन सब चेक करने गया, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है। वैसे तुम यहाँ क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम लोगों ने ओल्सन पर कब्जा कर लिया है, इसलिए साथ में बैठ के वहाँ के आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। ये सुनने के बाद तो संग में काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। और इस तरह हम शिंग की तरफ देखते हैं। उसकी तरफ काफी तेजी से एक अटैक आ रहा होता है। और उसके बाद वो अटैक शिंग की एक शील्ड को तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो शिंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसने तो एक ही अटैक में मेरा डिफेंस शील्ड को तोड़ दिया। और जंग शुआन हंसते हुए कहने लगता है, डरो मत बच्चे, अभी तो शुरुआत है। ये तो बस मैंने तुम्हें आगाह करने के लिए अटैक किया था। सुनने के बाद तो शिंग मुस्कुराते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, डैम इट, इसकी कास्टिंग स्पीड तो बहुत तेज है, जैसे नोवेल में लिखा था। ये मेरी बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और ये सोचने के बाद अपना प्रोटेक्शन वेरियर लगा देता है। और जंग शुआन भी अपने एक और अटैक तैयार करते हुए कहने लगता है, तुम्हारा ये आर्मर कब तक टिकेगा? अभी भी तुम्हारे पास मौका, अगर जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद वो अपना डार्क पर्पल फायर वॉल से अटैक कर देता है। और शिंगागू उन अटैक्स को डॉज करते हुए काफी तेजी से भागने लगता है। ये देखकर तो जंग शुआन अपने अटैक्स को जारी रखते हुए कहने लगता है, कब तक डॉज करते रहोगे? और उसके बाद जंग शुआन विन एरो से अटैक करने लगता है। और शिंगागू इन अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैंने पहले भी इन स्किल्स को देखा हुआ है, लेकिन उसका ये स्किल बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। अगर इनमें से एक भी अटैक मुझे हिट हो जाता है तो मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। और उसके बाद वो वापस पीछे मोड़ के जंग शुआन की तरफ बढ़ने लगता है। और जंग शुआन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, स्टार्टिंग से ही ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना। तो उसने अपना बेला कॉन्सुलेशन इसे चुना। उसके बाद जंग शुआन चिल्लाते हुए उन सभी कॉन्सुलेशन से कहता है, सभी लोगों को मजा तो आ रहा है ना, ये मेरा बेला कॉन्सुलेशन है और आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे एक ही सेकंड में खत्म नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद सभी कॉन्सुलेशन आपस में बात करने लग जाते हैं, कचरे को साफ करो, ये कितना अनोइंग है। क्या वो जानबूझकर इस फाइट को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है? ये तो बहुत ही क्रूर है। और चिंगाऊ का कॉन्सुलेशन कहने लगता है, अभी तो शुरुआत हुआ है, आगे देखो क्या होता है, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और इस तरफ शिंगाऊ जंग शुआन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और उसके बाद वो अपना सुसानो हैंड को एक्टिवेट करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, बकवास करने के लिए धन्यवाद, अब तुम मेरे रेंज में आ गए हो। और ये कहने के बाद अपना सुसानो हैंड से जंग शुआन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक जंग शुआन के करीब पहुंचता है, वो अटैक खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद तो शिंगाऊ काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसने मेरे अटैक को ऐसे ही ब्लॉक कर दिया। और जंग शुआन उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे पास इस तरह का बकवास सा स्किल होगा जिससे तुम मुझे हिट करने की कोशिश करोगे। ये सुनने के बाद जंग शुआन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बकवास आप दिखाता हूँ तुझे। और ये कहने के बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए बहुत सारे इल्यूजन बना लेता है। और ये देखने के बाद तो जंग शुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए अपना स्पेस पोर्टल खोल लेता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद शिंगाऊ का ये अटैक फिर से फेल हो जाता है और उसका अटैक जाके एक दीवार पर लगता है। और हम देखते हैं शिंगाऊ की उस अटैक से पूरा दीवार ही कट गया होता है। अगर ये अटैक जंग शुआन के ऊपर लगता तो उसका काफी बुरी हालत हो जाता। उसके बाद जंग शुआन पीछे से पोर्टल खोल के वापस आ जाता है। और ये देखने के बाद शिंगाऊ काफी गुस्सा होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, तो ये है उसका दूसरा कॉन्सुलेशन जिसका वो इस्तेमाल करेगा। और ये सोचने के बाद दीवार से अपने खंजर को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। वो जंग शुआन की तरफ बढ़ के स्मेल करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, अब चलो तेरा वार्ड लगाने का वक्त आ चुका है। तो जल्दी से अपना शेडो क्लॉज बनाते हुए जंग शुआन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जंग शुआन स्मेल करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो इतना स्ट्रगल कर रहा है लेकिन ये तो बस एक क्लोन टेक्निक है, मैं पहले ओरिजिनल बॉडी से निपटूंगा। और ये कहने के बाद डार्क फायर बॉल से शिंगाऊ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एंड वक्त पर शिंगाऊ अपना एक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है। और उसके बाद सीधा अपने खंजर को उसके ऊपर थ्रो कर देता है। और इस तरह जंग शुआन भी अपना स्पेस पोर्टल को खोल लेता है, जिसकी वजह से वो खंजर स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और उसके बाद वो स्पेस पोर्टल शिंगाऊ के पीछे की तरफ खुलता है और वो खंजर सीधा शिंगाऊ की तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। और इस तरह हम एक बंदे को देखते हैं जिसके कंधे में कोई अपना हाथ रख देता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, हे कौन हो तुम? और उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, ये ली हुंजो का भतीजा भाग डोंगजे है। और उसके बाद हमें उसे अप्रोच करने वाले बंदे के बारे में बताया जाता है, यह अभी इसका वाइस कैप्टन मू हुंसुक है। ये देखने के बाद डोंजे उससे पूछने लगता है, अंकल आपने अचानक से मुझे अप्रोच क्यों किया? इस पर युनसुक जवाब देते हुए कहता है, डोंजे मेरा बात ध्यान से सुनो, मुझे खुफिया जानकारी मिली है कि चांगवा गिल्ड तुम्हारे पीछे है। ये सुनने के बाद डोंजे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या सच में? और इस तरह हम कॉर्नर में एक बंदे को देखते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहा होता है। और युनसुक डोंजे को लेके जाते हुए कहने लगता है, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, चलो मेरे पीछे आओ। और डोंजे भी उसके बात मानते हुए उसके साथ जाने लगता है।
और यूनसुक अपने मन ही मन में कहने लगता है ये अच्छा कि मैंने कनेक्शन बना लिया। और वो नजर रखने वाला बंदा ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होकर उनके पीछे जाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे कोई आवाज देते हुए कहता है ए, तुम अभी कहाँ जा रहे हो? और वो बंदा जवाब देते हुए कहता है हमारा टारगेट भाग रहा है। और इस तरह हम दोंगजे और यूनसुक की तरफ देखते हैं, वो दोनों काफी तेज से वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। और इस तरह हम शिंगाओ की तरफ वापस देखते हैं। शिंगाओ ने अपने शील्ड बना के उस अटैक को रोक दिया होता है। और उसके बाद शिंगाओ अपना बहुत सारे शेडो क्लोन्स बनाते हुए अपने पीछे की तरफ भेज देता है। और उसके बाद वो अपना एक पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉइजनस स्मोक फैल जाता है। ये देखने के बाद जांग शिवन काफी ज्यादा हैरान होते हुए शिंगाओ से कहता है क्या तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसी चाल चलने की? और उसके बाद वो पॉइजनस स्मोक काफी ज्यादा फैल जाता है। और उसके बाद शिंगाओ अपने एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने शेडो क्लोन के साथ जाकर एक्सचेंज कर लेता है। और उसके बाद शिंगाओ वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। ये देखने के बाद जांग शिवन कहने लगता है तुम्हारी ये सारी कोशिशें बेकार है मेरे सामने। और उसके बाद अपना स्पेस बोतल खोल के अपना एक अटैक को स्पेस बोतल के अंदर डाल देता है। और ये देखने के बाद शिंगाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन ही मन में कहने लगता है टाइम है जिसने अपने स्पेस मैजिक और ब्लैक मैजिक को एक ही टाइम पर यूज किया, अब बता नहीं वो अटैक कहाँ से आएगा। और तभी वो स्पेस बोतल शिंगाओ की साइड की तरफ खुल जाता है और वहाँ से एक अटैक तेजी से आते हुए उसकी क्लोन को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसके चारों तरफ से बहुत सारे स्पेस बोतल खुलने लगता है, जिससे बहुत सारे अटैक आके उसके सारे क्लोन्स को दबा कर देता है। और वो उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है मैं तो अपनी आंखों से उसके अटैक को देख भी नहीं पा रहा। और जांग शिवन लगातार उसके ऊपर ऐसे ही अटैक करते जाता है। और उसके बाद शिंगाओ के ऊपर एक अटैक हिट हो ही जाता है, जिसकी वजह से शिंगाओ का वेरियर भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम इस तरफ देखते हैं यूनसुक और डोंगजी काफी तेजी से वहाँ से भाग के जा रहे होते हैं। यूनसुक डोंगजी से कह रहा होता है यहाँ पर कुछ देर रुको, हमें वहाँ से गुजरना है। ये सुनने के बाद डोंगजी भी उसका बात मानते हुए वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन तभी वो दोनों अपने सामने देखते हैं कि बहुत सारे बंदे अपने हाथों में हथियार लिए उनके सामने खड़ा है। और उसके बाद वो सारे बंदे उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और उसके बाद एक बंदा डोंगजी के गले में चाकू रखते हुए कह रहा होता है अपनी जगह से हिलना मत नहीं तो तेरे गर्दन उड़ा दूंगा साले। और उसके बाद उन सभी का बॉस वहाँ आते हुए कह रहा होता है तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को हॉस्टेस बनते हुए, मजा आ रहा है क्या? ये सुनने के बाद यूनसुक उसे गाली देने लगता है। लेकिन तभी एक बंदे को ये पसंद नहीं आता और यूनसुक के ऊपर अटैक कर देता है। और यूनसुक एक ही अटैक में देर हो जाता है। और ये देखने के बाद वो अटैक करने वाला बंदा कह रहा होता है ये तो बड़ा कमजोर लेग पीस था कि अटैक में देर हो गया। और उसके बाद उनका बॉस उन सभी से कह रहा होता है चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। और ये सुनने के बाद वो सभी लोग डोंजे को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। ये देखने के बाद यूनसुक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत इंजर्ड होता है। और उसके बाद हम उन दो लोगों को देखते हैं जो पहले यूनसुक और डोंजे का पीछा कर रहा था। वो दोनों इन आवाजों को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये आवाज तो वहाँ से आ रहा है। और वो दोनों आवाज का पीछा करते हुए यूनसुक तक पहुँच जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है ये दोनों अभी इसका ही मेंबर है। और उसके बाद यूनसुक उनसे माफी मांगने लगता है। और उसके बाद वो दोनों डोंजे के बारे में पूछने लगता है। और उसके बाद यूनसुक उन दोनों को डोंजे की किडनैपिंग के बारे में बता देता है। ये सुनने के बाद वो दोनों पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद यूनसुक कह रहा होता है ये सब मेरी गलती है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं केयरफुल नहीं था। और ये सुनने के बाद एक बंदा कहने लगता है अभी भी देर नहीं हुआ है, हम उन्हें पकड़ सकते हैं, हमें बताओ वो लोग किस तरफ गए हैं। और उसके बाद यूनसुक उन्हें अपोजिट डायरेक्शन की तरफ इशारा करके उन्हें भेज देता है। और उसके बाद वो दोनों काफी तेजी से उस तरफ भाग के जाने लगते हैं। और उन दोनों की जाने के बाद हम यूनसुक की तरफ देखते हैं, वो इविल स्मेल करके कह रहा होता है सब कुछ फ्रेंड के अनुसार हो रहा है। और उसके बाद हमें पता चलता है यूनसुक एक नंबर का कमीना बंदा है, वो एक नंबर का धोखेबाज है। और इस तरह हम वापस से कॉन्स्टेलेशन की रिलम में देखते हैं। इस धमाके को देखने के बाद जांग शिवन को लग रहा होता है कि शिंगाओ मर चुका है। और उसके बाद वो उन सभी कॉन्स्टेलेशन की तरफ स्माइल करते हुए कह रहा होता है तो क्या आप सभी लोगों को ये शो देखने में मजा आया? हालांकि ये बहुत ही कम समय था, लेकिन आप लोग से मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है। और तभी वो उसकी नजर ऊपर की तरफ जाता है और ये देखने के बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है अभी भी डोनेशन कंटिन्यू क्यों हो रहा है? मैंने तो उस बंदे को जान से मार दिया था। और उसके बाद वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे शिंगाओ दिखाई देता है जो अभी भी बिल्कुल सही कंडीशन में था। वो उस धुएं से निकल के जांग शिवन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है शुक्रिया जांग शिवन तुम्हारा, तुम इतनी बकवास करते हो कि मुझे रिकवर करने का मौका मिल गया। और ये देखने के बाद जांग शिवन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है साला ये कुत्ता अभी भी जिंदा है, मुझे तो लगा था मर गया होगा। और उसके बाद वो शिंगाओ से कहने लगता है साले तू इस अटैक से क्या बच गया, तू खुद को बड़ा थोप समझने लगा, तेरी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरे सामने खड़ा हो सके। ये सुनने के बाद शिंगाओ उससे कहने लगता है एक शेर को मारने के लिए ये अटैक बिल्कुल भी काफी नहीं है। और उसकी तरफ देखते हुए स्मेल करके अपना एक खंजर निकलते हुए कहने लगता है तुम तो औकात की बात मत ही करो, मैंने अभी तुम्हारी इतने सारे अटैक्स को बेकार किया है यहाँ पर। और ये सुनने के बाद तो जांग शिवन की खून में तो आग लग जाता है और वो कहता है अपनी बकवास बातें बंद कर, अब मैं तुझे एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद अपना स्पेस बोतल खोल के एक और अटैक डाल देता है। और ये देखने के बाद शिंगाओ सीरियस होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है अगर इस पर मुझे ये अटैक लगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि ये अटैक कहाँ से आएगा, ऐसे तो मैं जांग शिवन को कभी नहीं हरा पाऊंगा। और ये कहने के बाद अपने आंखों को बंद कर लेता है। और ये देखने के बाद जांग शिवन अपने मन ही मन में कहने लगता है अभी तो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहा था, अब तो इतना डर गया है कि अपने आंखें बंद कर रहा है।
चलो अब मैं तुम्हें खत्म कर ही देता हूँ। और ये कहने के बाद अपना पोर्टल खोल के अटैक डाल देता है और वो अटैक सीधा शिंगाकू की तरफ बढ़ने लगता है और वो अटैक शिंगाकू को हिट होने वाला होता है। तभी शिंगाकू अचानक से डॉज कर लेता है और फिर बगल में ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद जंग शिवन काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसने इस अटैक को कैसे डॉज किया, ये तो इम्पॉसिबल है, इस बंदे ने ऐसा किया कैसे। और उसके बाद शिंगाकू उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल करने लगता है और उसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम इस तरह काबिज के कैप्टन को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुमसे किडनैप हो गया, क्या ये सच है। और हम यूनसो को देखते हैं, वो उसके सामने झुकते हुए माफी मांग रहा होता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनने के बाद अभी के कैप्टन अपना सर पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम अपने आप को गिल्टी फील मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है यूनसो। चलो आप बैठो और मुझे बताओ कि वो लोग कौन थे। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों ने तोंजी को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की। और उसके बाद यूनसो कुर्सी पर बैठते हुए बताने लगता है, वो लोग कोई इलीट हंटर नहीं थे, मुझे लगता है उन लोगों ने दोंजे को पैसे के लिए किडनैप किया है। ऐसा हो सकता है वो लोग दोंजे के फोन से हमें कांटेक्ट करके पैसा मांगे। ये सुनने के बाद तो अभी इसका कैप्टन सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहने लगता है, क्या ये कोई सिंपल किडनैपिंग है या जंगवा गिल की कोई चाल, दोनों की पॉसिबिलिटीज है। ये सुनने के बाद तो यूनसो की हवा टाइट हो जाती है और उसके बाद कैप्टन जंगवा गिल के बारे में छपे हुए उस न्यूज़पेपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, जंगवा गिल इन दिनों हमारे बारे में जगह जगह पर जांच कर रहा है और इसलिए मेरे इन्फॉर्मेशन लीक हो गया तो उन लोगों को तोंजी के बारे में पता चल गया होगा। और ये सुनने के बाद यूनसो को काफी ज्यादा पसीना आने लगता है और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है, हमें तोंजी को ढूंढना होगा, ताकि उन सभी लोगों को बुलाओ जो जानते हैं कि तोंजी मेरा भतीजा है। और हाँ, सावधान रहना, जंगवा गिल की नजर हमारे ऊपर है। और उसके बाद यूनसो को वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं उन सभी को बता देता हूँ। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, तुम्हारा शुक्रिया यूनसो, और हाँ संग में भी यहाँ आ रहा है, उसकी मदद लेना। और ये सुनने के बाद तो यूनसो का दिमाग काम ही नहीं करने लगता और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, संग में ठंगवा रिवर का लीडर जिसने उल्सान पर कब्जा किया, वो यहाँ क्यों आ रहा है, कोई बात नहीं, साथ में उसी पे मार डालेंगे। और उसके बाद वो कैप्टन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं समझ गया कैप्टन। और इस तरह वापस से कॉन्सिलेशन के रिलम में हम देखते हैं जंग शिवन मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे अटैक्स को कितने बार भी डॉज करो। और उसके बाद वो अपने बहुत सारे अटैक्स को तैयार करते हुए कहने लगता है, तुम जो भी कर लो लेकिन अंत में तुम मरने ही वाले हो। और उसके बाद हम शिकागो की तरफ देखते हैं, वो अपने आंखें बंद करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मैं अपने आंखों पर भरोसा करके इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद जंग शिवन अपने बहुत सारे अटैक्स को स्पेस पोर्टल के अंदर डाल देता है। और उसके बाद शिकागो इन सभी अटैक्स को चेंज करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, आज तक मैंने जिन स्किल्स का भी इस्तेमाल किया वो सारे स्किल्स मेरे दुश्मनों के थे। नॉर्मली इन अटैक्स को डॉज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ का माना काफी प्योर है, इसलिए यहाँ पर मेरे लिए ये कर पाना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद काफी तेजी से मूव करते हुए उन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। ये देखने के बाद तो जंग शिवन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिकागो स्माइल करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये सब कुछ मेरा माना हाइपर सेंसिटिविटी का बेनिफिट है। और शिकागो की इस मूव को देखने के बाद तो सारे कॉन्सिलेशन हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, ये इंसान तो काफी इम्प्रेसिव है, उसने तो अपने आंखों को बंद करते हुए भी इन अटैक्स को डॉज कर लिया। मैं इस मैच की एंड देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और इस तरह हम देखते हैं डोनेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और ये देखने के बाद जंग शिवन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद जंग शिवन कहने लगता है, अभी मुझे उसे खत्म करना ही होगा, पानी सर के ऊपर चीज आ चुका है। और उसके बाद वो अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक शिकागो के ऊपर कर देता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वहाँ की दुआ हारने के बाद वो देखता है कि शिकागो वहाँ पर है ही नहीं। और ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद कहने लगता है, आखिर ये बंदा गया कहाँ। लेकिन तभी पीछे से एक सुसानो है उसे पकड़ लेता है और ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा हैरान हो ही जाता है और शिकागो से अपने और खींचते हुए अपने खंजर को तैयार करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो जंग शिवन की फटके 4 हो जाती है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर ये बंदा मेरे पीछे कब आ गया। और वो अटैक जंग शिवन के गर्दन में घुसने वाला होता है, तभी ये सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं दोंजे को एक रूम के अंदर फटकते हुए एक आदमी कहने लगता है, अभी यहाँ पर अच्छे बच्चे की तरह शांत रहना, अगर तुमने मुझे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट डालूंगा। और ये कहने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और ये देखने के बाद दोंजे कहने लगता है, आखिर ये चल क्या रहा है, ये हुआ कैसे। यूनसो ने बताया था मुझे जंगवा गिल मेरे पीछे है, लेकिन ये सभी लोग तो जंगवा गिल के मेंबर्स तो नहीं लगते। और उसके बाद हम इस गैंग के एक लीडर की तरफ देखते हैं, वो फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, टोंजी को किडनैप करने वाला कमीशन पूरा हो चुका है, आप यहाँ आके चेक कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ से एक बंदा कहता है, तो मैंने जिसे उम्मीद किया था उससे पहले ही तुम लोगों ने तो काम खत्म कर दिया, ठीक है मैं 2 दिन में वहाँ चेक करने के लिए जाऊंगा। और ये वही बंदा होता है जिसे जंग शिवन ने ये काम करने के लिए कहा था। और हम देखते हैं जंग शिवन को वो अटैक लगने वाला होता है, तभी बहुत सारे जंजीर आके शिकागो के हाथ को पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद शिकागो कहने लगता है, अरे तुम तो एक नंबर के दोगले इंसान हो, तुमने तो अपना थर्ड कॉन्सिलेशन का इस्तेमाल कर लिया। ये सुनने के बाद तो जंग शिवन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद शिकागो स्माइल करते हुए कहने लगता है, मेरे हिसाब से ये बैटल मैं जीत चुका हूँ। ये सुनने के बाद तो जंग शिवन का पारा हाई हो जाता है और उसके बाद शिकागो जल्दी से उन चैन से अपने आप को चुराते हुए पीछे आ जाता है। और उसके बाद जंग शिवन की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम अपनी बात से मुकरने तो नहीं वाले। और उसके बाद एक कॉन्सिलेशन शिकागो का तारीफ करते हुए कहता है, ये बंदा तो काफी इम्प्रेसिव है। और ये देखकर तो जंग शिवन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसे आगे क्या करना है।
और उसके बाद एक कॉन्सेंट्रेशन होगी उस मूव को याद करते हुए कहने लगता है, मेरे हिसाब से ये स्किल तो वही है जो उस वक्त ब्लॉक हो गया था, क्या ये स्किल मॉन्स्टर का नहीं है? और उसके बाद दूसरा वाला कॉन्सेंट्रेशन कहने लगता है, इसने एक मॉन्स्टर का स्किल का इस्तेमाल किया, ये तो काफी हैरानी की बात है। और एक और कॉन्सेंट्रेशन कहने लगता है, मैं उसकी ग्रोथ को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद शिंगो इन सभी कॉन्सेंट्रेशन की राय को सुनने के बाद काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। और इस तरह जंग शिवन का तो पूरा खून जल रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी आशिन का स्किल को ना देख पाऊं जो लेवल 50 भी नहीं है। और उसके बाद शिंगो से कहने लगता है, तुमने कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल किया? उसके बाद शिंगो उसे जवाब देते हुए कहता, तुम तो बस चिल्लाने में बिजी थे, तुम तो अपनी कमन में पूरी तरह से अंधा हो चुके थे और इसी का फायदा उठाते हुए मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। और ये सुनने के बाद जंग शिवन उससे कहने लगता है, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? तुमने जिस स्किल का यूज किया उसे यूज करने के लिए लेवल 50 के ऊपर होना चाहिए, तुम जरूर लेवल 50 के ऊपर हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। और इस पर शिंगो जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे केस में अलग है। और ये सब सुनने के बाद कॉन्सोलेशन भी अपने अपने राय देने लगते हैं। और कॉन्सोलेशन की इन बातों को सुनने के बाद तो जंग शिवन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और उसके बाद वो अपना एक पैच बनाते हुए फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और शिंगो भी उसकी ये मूव देखने के बाद काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और उसके बाद जंग शिवन आसमान में एक बहुत बड़ा फायरफुल अटैक तैयार करते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और इस तरह हम संगमी को देखते हैं जो कैप्टन से मिलने के लिए जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है, मैं कुछ देर के बाद कैप्टन और दोंगिया से मिलूंगा, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुझे संगमी को भी मैसेज करना है। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कैप्टन से मिलवाऊंगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 2 दिन के बाद मुझे हिंसों में मिलना। और उसके बाद इस तरह हम शिंगो को देखते हैं, वो अपने मन में कह रहा होता है, ये साला कमीना बास्टर्ड मुझ पर अटैक करने वाला है, क्या ये सचमुच यहाँ इसका इस्तेमाल करने वाला है? और इस तरह कॉन्सोलेशन भी जंग शिवन की इस मूव को देखने के बाद बातें करने लगते हैं, ये कितना इनक्रेडिबल है। और दूसरा वाला कॉन्सोलेशन कहता है, चाहे उसका लेवल कितना भी हाई क्यों ना हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता उसके पास ये वाला स्किल है। और इस तरह जंग शिवन कहने लगता है, मुझे इसका पहले ही इस्तेमाल करना चाहिए था, अब मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। और अपना अटैक को करते हुए कहता है, अब चलो मरो। और वो बहुत बड़ा फायर बॉल शिंगो की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसकी वजह से तो पूरा स्टेडियम भी पूरी तरह से कांपने लग जाता है। और इतनी बड़ी धमाके को देखने के बाद सभी लोगों को लग रहा होता है कि शिंगो अभी मर चुका है। और उसके बाद जंग शिवन कहने लगता है, साला बहुत बड़े बड़े फेंक रहा था, अब मर साला। और हम शिंगो की तरफ देखते हैं, उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ होता है। और वो कह रहा होता है, तुमने तो रूल्स को ब्रेक ही कर दिया। और हम देखते हैं उसे बचाने वाला उसका कॉन्सोलेशन होता है। और ये देखने के बाद जंग शिवन कहने लगता है, इस कॉन्सोलेशन के एग्जाम में तुम इंटरफेयर क्यों कर रही हो? और शिंगो का कॉन्सोलेशन जवाब देते हुए कहने लगता है, मैं एक साधारण से इंसान को अपने डायमेंशन में अपनी मन मर्जी नहीं करने दे सकता। और वैसे भी ये एग्जाम तो उसी बार खत्म हो चुका था जब तुमने अपने थर्ड कॉन्सोलेशन का इस्तेमाल किया था। तो ये सुनने के बाद तो जंग शिवन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या? और उसके बाद शिंगो का कॉन्सोलेशन कहने लगता है, तुम्हारा रोल यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। और उसके बाद वो अपना स्पेस पोर्टल खोलते हुए जंग शिवन को धक्के मार के अपने रिलम से बाहर फेंक देता है। और अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती टिकने के बाद तो जंग शिवन चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक मत करो, रियल वर्ल्ड में तू मिला था, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और ये धमकी देने के बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में चला जाता है। और उसके जाने के बाद शिंगो का कॉन्सोलेशन कहने लगता है, उस हरामी बंदी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसकी यहाँ की पूरी मेमोरी मिटा दिया है, वो अब तुम्हारे लिए रियल वर्ल्ड में कोई भी मुसीबत खड़ा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद शिंगो को अपने मन में कहने लगता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं मरने वाला था, शुक्र है मेरा कॉन्सोलेशन मेरा साथ था, वरना अभी मेरा डेड बॉडी यहाँ पर पड़ा होता। अभी चलो अपना डोनेशन देख लेता हूँ कितना हो गया है। और ये कहने के बाद वो अपने डोनेशन की तरफ देखने लगता है। और उसके बाद वो अपने मन में कहने लगता है, कॉन्सोलेशन के एग्जाम के दौरान लगातार मुझे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसकी वजह से डोनेशन बढ़ता रहा और अब मैं भाग हो चुका हूँ, इसका मतलब ये डोनेशन अब मेरा है। और उसके बाद वो अपने कॉन्सोलेशन से कहता है, क्या अब मुझे अपना रिवॉर्ड मिल सकता है? और ये सुनने के बाद शिंगो का कॉन्सोलेशन कहने लगता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंटेंशन समझ रहा हूँ। और वो डोनेशन शिंगो के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। ये देखने के बाद तो सारे कॉन्सोलेशंस बात करने लगते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग नजारा है। और दूसरा वाला कॉन्सोलेशन कहने लगता है, ये कितनी शर्म की बात है, उसे तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए था। और उनकी इन बातों को सुनने के बाद तो शिंगो का कॉन्सोलेशन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, अगर तुम लोगों ने अपनी बकवास बातें बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंक दूंगा। और इस तरह का कॉन्सोलेशन शिंगो की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मैं इस वनडे पर काफी इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। और इस तरह शिंगो को उन सभी कॉन्सोलेशन की इन बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगता है, इस एग्जाम के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरे कॉन्सोलेशन, तुमने मेरी काफी मदद की है। और उसके बाद शिंगो का कॉन्सोलेशन उन सभी कॉन्सोलेशन से कहने लगता है, तुम सभी को मेरी कॉन्ट्रैक्टर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ आज के लिए मैं तुम लोग को इजाजत दूंगा। और उसके बाद वो सारे डोनेशन शिंगो के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। उसके बाद शिंगो का सिस्टम कहने लगता है, कॉन्सोलेशन का एक्सपीरियंस पावर बढ़ रहा है। और उसके बाद शिंगो का कॉन्सोलेशन कहने लगता है, कांग्रेचुलेशन कॉन्ट्रैक्टर, आपने एग्जाम पास कर लिया है, जब आप वापस जाएंगे तो आपके पास न्यू पावर्स होंगे, आपका गॉड आपका इंतजार कर रहा है।
और उसके बाद चिंगाकू को टेलीपोर्ट करके उसी रूम में वापस भेज देता है। और उसके बाद चिंगाकू के पास एक नोटिफिकेशन आते हुए कहने लगता है आप अभी डायरेक्ट लेवल 101 में प्रमोट हो चुके हैं। ये देखने के बाद चिंगाकू कहने लगता है ये एग्जाम देने के बाद मेरा तो काफी ज्यादा फायदा हो गया। और उसके बाद चिंगाकू सामने एक स्टेटस शो होता है आपने असिस्टेंट क्लास की बेसिक स्किल सोल एम्परेट को हासिल कर लिया है। कॉन्स्टेलेशन की एबिलिटी के अनुसार आपके सोल एम्परेट अटेंशन स्किल को अपग्रेड किया गया है। आप 5 आइटम के ऊपर इनफ्रेम लगा सकते हैं। वो आइटम जो आपके 100 मीटर के दायरे में है आप फ्रीली उन्हें हासिल कर सकते हैं। ये देखने के बाद चिंगाकू कहने लगता है ये तो काफी अच्छा है। चाचू से फाइट करते समय मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से। ये सोल एम्परेट मेरे हथियार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो फर्स्ट वाला स्किल को चुन लेता है। और उसके बाद वो कहने लगता है ये काफी यूजफुल लग रहा है लेकिन मैं तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। और तभी उसके सिस्टम से 3 स्किल्स निकल के उसके सामने आते हैं। ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो 3 स्किल गोल गोल घूमते हुए एक जगह पर रुक जाता है। और तभी एक स्टेटस शो होता है क्योंकि आप लेवल 100 तक पहुंच गए हैं इसलिए कॉन्स्टेलेशन मास्टर ने आपको इन कार्ड्स में से एक कार्ड को चुनने का मौका दिया है। ये देखने के बाद चिंगाकू कहने लगता है हाँ ये तो वही पर था। मुझे कुछ ऐसा आइटम भी मिल सकता है जो मेरे कैरेक्टर से सूट ना करे। इसकी वजह से इसे चुनना डिफिकल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ इसे चुनने के बाद मैं बाद में रिग्रेट ना करूँ। और उसके बाद वो बीच वाले कार्ड को चुन लेता है। और उसके बाद वो कार्ड उन दोनों कार्ड से ऊपर जाते हुए ग्लो करने लगता है। ये देखने के बाद चिंगाकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी उसका सिस्टम शो होते हुए कहने लगता है कॉन्स्टेलेशन मास्टर ने आपको बधाई दी है एक अच्छे आइटम को चुनने के लिए। और उसके बाद उस आइटम के बारे में बताया जाता है आप एक हंटर को चुन सकते हैं और उसकी एक स्किल को कॉपी कर सकते हैं। ये देखकर चिंगाकू हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो कहने लगता है वाह ऐसे तो मैं जंग शिवन का स्किल को भी कॉपी कर सकूंगा। और वो इमेजिन करने लगता है वो जंग शिवन का स्किल को कॉपी करके उसके सामने दिखाएगा। और उसके बाद वो कहने लगता है अगर ऐसा पॉसिबल है तो मैं बहुत सारे अच्छे स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। और तभी उसके पास फोन आने लगता है और उसको फोन करने वाला येरिन होता है। और वो कहने लगता है ओह अब तुमसे बात करके शांति हो रही है। अब तुम कैसे हो क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है अभी? और चिंगाकू जवाब में कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं ठीक हूँ। और उसके बाद येरिन कहने लगता है ये तो अच्छी बात है हम लोग इक्लिप्स को लेके काफी चिंता में थे लेकिन अब वो लोग शांत हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम एक छोटा सा कमीशन लोगे? और ये सुनने के बाद चिंगाकू कहने लगता है कैसा कमीशन? और उसके बाद येरिन उसे बताने लगता है ये माइनिंग करने वाला कमीशन है। फंक्शन के पास एक नया नेचुरल क्रिस्टल का माइन डिस्कवर हुआ है। और उसके बाद हमें नेचुरल क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। नेचुरल क्रिस्टल माना स्टोन जैसे ही होता है। उनका इस्तेमाल आइटम्स को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम पाया जाता है इसलिए ये बहुत रेयर है। और उसके बाद चिंगाकू इन क्रिस्टल के बारे में सुनने के बाद अपने मन ही मन में कह रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा कमीशन है। और उसके बाद वो येरिन से कहता है ठीक है तो मैं कल ही वहाँ के लिए निकलता हूँ। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं उस माइनिंग एरिया में। वहाँ के सभी लोग किसी की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं उनका हैरानी का कारण चिंगाकू है क्योंकि उसने बहुत सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया होता है। और चिंगाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है यहाँ माइन करने के बाद मुझे संगमी से मिलने जाना है। उसने मुझे एबेस के कैप्टन से मिलवाने के लिए बुलाया है जैसे उसने प्रॉमिस किया था मुझसे। कैप्टन से मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है और इसलिए किसी की मदद लिए बिना हम उनसे नहीं मिल सकते। और उसके बाद वो ग्राउंड के अंदर अपने माना एनर्जी को डालने लगता है। और ऐसा करने के बाद उसे माना क्रिस्टल की लोकेशन पता चल रहा होता है। और उसके बाद वो कहने लगता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस तरफ ज्यादा होंगे। और ये कहने के बाद माइन करने लग जाता है। और कुछ देर के बाद वो काफी ज्यादा माइनिंग करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है। और उसके बाद वो कहने लगता है हाँ इतना काफी होगा मेरे लिए। और उसके आसपास माइन करने वाले लोग ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी चिंगाकू को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। और उसके बाद वो अपने साइड की तरफ देखने लगता है। और इस तरह हम एक बंदे को देखते हैं वो कह रहा होता है तुम कमीने इंसान क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम स्पीड पर कोटा पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है ये काम कोई मजाक है? और तभी उसकी नजर चिंगाकू की तरफ जाता है जिसने बहुत सारे क्रिस्टल को इकट्ठा कर लिया है। और उसके बाद वो कहने लगता है आखिर ये बास्टर्ड कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी सारे क्रिस्टल्स को अपने लिए इकट्ठा करने की? ऐसा लगता है मुझे इसे सबक चुकाना पड़ेगा। और ये कहने के बाद चिंगाकू की तरफ बढ़ने लगता है। और ये देखने के बाद चिंगाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है ये कमीना तो सेम उन कमीनों जैसा ही है। ऐसा लगता है आज ये मेरे हाथों मरना चाहता है। कोई बात नहीं मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरा कर दूंगा। और ये सोचने के बाद अपना खंजर निकाल लेता है। और तभी इस तरह कोई उनके ऊपर एक गन से अटैक कर देता है। इसकी वजह से कुछ बंदे तो वहीं पर निपट जाता है। ये देखने के बाद तो चिंगाकू भी हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है आखिर ये लोग कौन है? और इस तरह वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उनके ऊपर अटैक किसने किया? आखिर ये हो क्या रहा है? ये अटैक कहाँ से आ गया? हम पर ये खतरनाक हमला किसने किया? और इस तरह एक और बंदा तीर से उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से एक और बंदा निपट जाता है। उनका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिर ये कौन है? ये लोग किस कमीने ने हमारे साथ ऐसा किया? और उनके सामने वो दोनों अटैकर्स आ जाते हैं। और ये देखने के बाद उन गुंडों का बॉस ये चिल्लाते हुए कहने लगता है साले तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए? चलो इनके ऊपर अटैक करो। और इस तरह वो अटैकर्स उनकी तरफ देखते हुए अपना मार्क्स लगाते हुए कहता है कितना कमीना इंसान है ये तो हमें तुम्हें कहना चाहिए पागल कमीने। और उन गुंडों के साथ चिंगाकू भी हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है ये तो डीमन मार्क्स है। और इस तरह वो अटैकर का साथ वाली लड़की अपने कान से उनके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद उन गुंडों का बस जल्दी से वहाँ से हट जाता है लेकिन उसका पीछे वाला साथी निपट जाता है। और उसके बाद वो गुंडों को बस अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से उन दोनों के ऊपर अटैक करो। और उसके बाद वो सारे गुंडे उनके ऊपर अटैक करने के लिए भरने लगते हैं। ये देखने के बाद तो वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाता है।
लेकिन तभी पीछे से एक खंजर आके एक गुंडे का सर उड़ा देता है और हम देखते हैं वो अटैक करने वाला शिकागो होता है। वो काफी तेजी से उनकी तरफ आते हुए उनके ऊपर अटैक करते जा रहा होता है और ऐसे करते करते वो उन सभी गुंडों को निपटा देता है। और इस तरह वो डीमन मार्क्स वाला बंदा भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी पीछे से उन गुंडों का बॉस आते हुए कहने लगता है, साले कुत्ते के बच्चे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद काफी तेजी से शिकागो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और ये देखने के बाद वो लड़की काफी घबरा जाता है और कहता है, जल्दी से अपने पीछे देखो। और ये देखने के बाद शिकागो जल्दी से अपना खंजर निकलते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उसे जान से मारने के बाद वो कहने लगता है, आज तक मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। और शिकागो की इस डैशिंग मूव को देखने के बाद तो वो लड़की भी इम्प्रेस हो गया होता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये बंदा तो काफी इम्प्रेसिव है, इसने 1 सेकंड में अपना खंजर निकल के उस बंदे का काम तमाम कर दिया। और तभी उन गुंडों का बॉस को डीमन मार्क्स वाला बंदा जला देता है। और उसके बाद वो शिकागो से कहने लगता है, तुम उतने ही इम्प्रेसिव हो जितना मैंने सुना था। और उसके बाद वो अपने मार्क्स निकलने के बाद कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि हम इस जगह पर मिलेंगे शनक्यो। और शिकागो भी उसे देखने के बाद कंफ्यूज होता है कि आखिर ये बंदा मुझे जानता कैसे है। और उस जगह पर माइंड करने वाले लोग वहाँ पर आते हुए कहने लगते हैं, आप लोगों ने हमारी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद वो लोग शिकागो से कहने लगते हैं कि आप ही है वो महान शिनक्यो। और तभी डीमन मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, हाँ अभी तुम लोग फ्री हो गए हो, आराम कर सकते हो, जाके आराम कर लो। और उसके बाद हमें इस डीमन मार्क्स बंदे के बारे में बताया जाता है। ये टीम लीडर जियोन शियोक है, लेकिन हम इस बंदे को डीमन मार्क्स सिखाएंगे। उसका मकसद हंटर्स को एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को खत्म करना है। और उसके बाद वहाँ के सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद शिकागो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये भी उन्हीं लोगों में से है जो इक्लिप्स के खिलाफ लड़ा था। और उसके बाद शिकागो उससे कहने लगता है, वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और ये सुनने के बाद डीमन मार्क्स कहने लगता है, ओह मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, इक्लिप्स के अंदर मेरी एक खबरी है, उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। ये सुनने के बाद शिकागो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद डीमन मार्क्स कहने लगता है, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुमने जूही को हराया। और ये सुनने के बाद शिकागो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये अफवाह तो बहुत जल्दी फैल गया। और उसके बाद वो डीमन मार्क्स से कहता है, मेरा असली नाम से मुझे मत बुलाओ, मुझे शनक्यो कह सकते हो। और हाँ मैं तुम दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करना चाहूंगा। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। और उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताने लगता है, मेरा नाम बेन शियोंग है। और उसके बाद शिकागो अपना नंबर देते हुए उस लड़की से कहने लगता है, तुम्हारी सपोर्ट एबिलिटी काफी अच्छी है। और अपनी तारीफ सुनने के बाद तो वो लड़की ब्लश करने लगता है। और उसके बाद वो दोनों शिकागो का नंबर ले लेता है। और उसके बाद डीमन मार्क्स कहता है, मुझे खबर मिली है कि इक्लिप्स ने अब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है, इसलिए आप संभाल के रहना। और अगले दिन हम शिकागो को एक जगह पर देखते हैं, वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो कमीशन काफी अच्छा था, मेरा वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और हमें पता चलता है उसने पिछले दिन येरिन को वो क्रिस्टल सौंप दिया है और उसकी वजह से उसे 5 मिलियन वॉन मिला था। और वो अभी अपने मन ही मन में कहने लगता है, अभी मेरे पास करने के लिए बस एक ही चीज बचा है। और तभी संगमी उसके पास आते हुए कहने लगता है, तुम कैसे हो, हम काफी टाइम के बाद मिले है ना। और शिकागो पे कहने लगता है, हाँ काफी टाइम हो गया। और उसके बाद वो दोनों अभी की कैप्टन के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद संगमी एक गार्ड के पास आते हुए कहने लगता है, क्या तुम जाके कैप्टन को बताओगे कि हम यहाँ आए हैं। और शिकागो तो अपने मन ही मन में कह रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी इतनी ही है जितनी मैंने नॉवल के अंदर लिखा था। और तभी कैप्टन पीछे से आते हुए संगमी का नाम लेके पुकारता है। ये देखने के बाद तो संगमी खुश होते हुए उसे हाई करने लगता है। और उसके बाद कैप्टन हंसते हुए कहने लगता है, काफी समय के बाद मिले है ना, लेकिन ये तुम्हारे साथ ये बंदा कौन है। और उसके बाद संगमी कैप्टन से शिकागो को मिलाते हुए कहने लगता है, ये लड़का मेरा गेस है। और उसके बाद शिकागो कैप्टन को अपना नाम बताने लगता है। ये सुनने के बाद कैप्टन उससे कहता है, हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा शिनक्यो, क्या तुम कुछ देर यहाँ पर इंतजार कर सकते हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिकागो को वेटिंग रूम में बैठा दिया होता है और नजर रखने के लिए 2 गार्ड्स को भी वहाँ पर तैनात कर दिया गया होता है। और ये देखने के बाद शिकागो अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मैं यहाँ पर कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए आया हूँ, और वैसे भी मैं संगमी के साथ यहाँ आया था, ये तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और तभी कुछ सोचने के बाद उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, कैप्टन इस वक्त इतना सावधान है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि डोंजी किडनैप हो गया है जो उसका भतीजा है। लगता है यहाँ पर मैं सही टाइम पर आया हूँ, मैं इसका फायदा उठाते हुए कैप्टन का ट्रस्ट जीत सकता हूँ। और इस तरह हम संगमी को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या डोंजी किडनैप हो गया। और इसके बाद कैप्टन बताने लगता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मेहमान के साथ ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन था इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद संगमी कहने लगता है, मुझे लगा ही था यहाँ पर कुछ अजीब है, मेरी केस को कमीशन देने का आपका क्या ख्याल है। वो वही इंसान है जिसने मोलसान में मेरी मदद की थी, जिसने कोंटाइचू का हाथ काटा था, मैंने आपको बताया था ना, वो काफी टैलेंटेड बंदा है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ये सुनने के बाद कैप्टन कहने लगता है, लेकिन एक आउटसाइडर है, मैं आउटसाइडर को कमीशन कैसे दूं। और ये सुनने के बाद संगमी कहने लगता है, आप उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, वो एक कमाल का बंदा है, आपको जाके उससे बात करना चाहिए, वो आपसे ही मिलने के लिए यहाँ आया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन शिकागो से मिलने के लिए आ गया होता है। और उसके बाद कैप्टन शिकागो से कहने लगता है, मैंने सुना कि तुम मुझसे खास तौर पर यहाँ मिलने आए हो। और ये सुनने के बाद शिकागो कहने लगता है, देखो मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, मुझे अभी इसकी सपोर्ट चाहिए।
और ये सुनने के बाद कैप्टन हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे तो लगा ये ज्वाइन होने के लिए आया है, लेकिन ये तो सपोर्ट मांगने आया है। और उसके बाद कैप्टन कहता है, जैसे कि तुम जानते ही होंगे यहाँ पर आबिस का रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है और काफी लंबे समय से जंगवा गिल के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, इसीलिए ये सपोर्ट लेने के लिए अच्छा जगह नहीं है। ये सुनने के बाद चिंगाकू कहने लगता है, मुझे पता है जंगवा गिल आबिस को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब तक आपने उसे रोक के रखा है, इसका मतलब आप काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं आबिस में आया हूँ। ये जगह ताकतवर है और लोगों से भी दूर रहता है, इसलिए मुझे लगा ये बड़े गिल की तुलना में मेरा बेहतर मदद करेगा। और उसके बाद चिंगाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये एक अच्छा रीजन है, इसलिए वो मुझ पर शक नहीं करेगा। और वैसे भी आबिस के पास बहुत ज्यादा नंबर में राशन और डंजन है, और तो और कैप्टन काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। अगर मैं कैप्टन से सीधे सीधे कहता कि मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ तो उसे शक जरूर होता मुझ पर, और इसीलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए डिस्टेंस बनाए रखना होगा। अगर मैं सपोर्ट चाहता हूँ तो मुझे उसका ट्रस्ट जीतने की जरूरत है। और उसके बाद वो कैप्टन से कहने लगता है, मेरा प्लान यहाँ पर बस ज्वाइन होना नहीं है, अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और ये सुनने के बाद कैप्टन कहने लगता है, आप डायरेक्ट पॉइंट पर बात करने वाला इंसान है, मुझे आपकी ये सिंसियरिटी पसंद आया। तुमने मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, लेकिन अब इस मकसद को शेयर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके कैप्टन होने के तौर पर तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल है। और इस तरह हम उन किडनैपर्स को देखते हैं, वो लोग दोंजी को कहीं पर लेके जा रहे होते हैं, और उसके बाद वो लोग दोंजी के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, सीधे सीधे चलते रहना, इधर उधर देखने की कोशिश मत करना, ये साला इतना कमीना कौन है जिसकी वजह से हमें इतनी देर तक इसके ऊपर नजर रखना पड़ा। ऐसा लगता है इस लड़के का अंकल काफी बड़ा आदमी है। ये सुनने के बाद दोंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो बंदा कहने लगता है, ऐसा लगता है इसकी कीमत काफी ऊंची होगी, अगर हम लोग कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या वो लोग दे पाएंगे। और उसका पीछे वाला बंदा कहता है, ऑफकोर्स वो लोग दे पाएंगे। और उसके बाद वो बंदा उसके कान में कहने लगता है, मैंने सुना है कि हमें कमीशन देने वाला जंगवा गिल है। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, अगर ये सच है तो ये तो काफी कमाल की बात है, और वैसे भी उन कमीनों को अपनी इमेज की बहुत पड़ी है, इसलिए हमारी धमकी उनके ऊपर काम करेगा। और उसके बाद एक रूम के दरवाजा खोलते हुए दोंजे को लात मारते हुए अंदर फेंक देता है, अब यही पड़े रहना पागल बच्चे। लेकिन तभी पीछे से कोई गुर्रा रहा होता है, और ये सुनने के बाद तो वो काफी ज्यादा हैरानी से अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, आखिर उन लोगों ने किसको भेजा यहाँ पर देखभाल करने के लिए। और ये कहने के बाद एक बंदा तो भाग जाता है, लेकिन दूसरा वाला बंदा दोंजी से कहने लगता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यही पर पड़े रहना, आपसे एक असली पागल तुम्हारा देखभाल करेगा। और ये कहने के बाद दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है बॉबी। और इस तरह हम उस पागल बंदे को देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, लेकिन काफी बेवकूफ भी नजर आ रहा होता है। और इस तरह दोंजे रूम के अंदर बैठते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, आखिर ये जानकारी लीक हुआ कैसे। इसी कारण की वजह से मैं अपने अंकल से दूर रहने की कोशिश करता था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से अंकल को खुश हो जाए। ये तो साफ हो गया कि जंगवा गिल ने मुझे किडनैप करवाया है अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए। अगर ऐसे चलता रहा तो अभी मेरी वजह से खतरे में पड़ जाएगा, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। और उसके बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, मुझे बस एक पर्सन की जरूरत है, काश यहाँ पर मेरी साइड में भी कोई होता। और हम चिंगाकू को देखते हैं, वो कार से कहीं पर जा रहा होता है, और फोन लाइन में भी येरिन होता है जो उससे कह रहा होता है, ये एक कमीशन है जो किडनैप हुए बंदे को ढूंढ के बचाना है, अगर तुमने उसे ढूंढ निकाला तो तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, मैं तुम्हें टारगेट की इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। और ये सुनने के बाद चिंगाकू येरिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है, मैं कमीशन पूरा होने के बाद तुमसे कांटेक्ट करूंगा। और वो कुछ देर बेलो को याद करता है जब कैप्टन ने उसे सपोर्ट करने से मना कर दिया था, और इसे याद करने के बाद वो कहने लगता है, अब इसकी कैप्टन ने मुझे रिफ्यूज कर दिया, लेकिन दोंजी है उसका आखिरी फैमिली है, इसीलिए वो उसके लिए कुछ भी करेगा। और उसके बाद चिंगाकू कहने लगता है, कैप्टन ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस कमीशन को पूरा कर लेता हूँ तो कैप्टन मुझे सपोर्ट करने के बारे में दोबारा सोचेगा, और उसके बाद मैं अभी इसमें होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रोक सकता हूँ। और उसके बाद चिंगाकू कार से निकलते हुए आगे की तरफ देखने लगता है, और उसके बाद वो अपने एक पावर को एक्टिवेट करने लगता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, अब मैं इसका यूज कर पाऊंगा, ये पावर मुझे एग्जाम देते समय मिला था। और नेक्स्ट में हम उन किडनैपर्स की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते हैं, वो लोग अभी अपना शिप चेंज कर रहा होता है, और चिंगाकू भी अपने इनविजिबल पावर को एक्टिवेट करते हुए बगल में छुप जाता है, और उसके बाद उनकी बातें सुनने लगता है। वो लोग कह रहे होते हैं, अपना गार्ड डाउन मत करना, कमीशन देने वाला आ रहा है। और ये सुनने के बाद चिंगाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है, अच्छा तो वो लोग दोंजे को सौंपने वाले हैं। नोवेल के अंदर जोंगशिवान के पर्सपेक्टिव से बताया गया था, इसलिए मैंने कैप्टन की पट्टी से दोंजे का इस्तेमाल करके जंगवा गिल के बारे में अफवाहें फैलवाई, लेकिन मैंने इसे सबक सिखाने के लिए लिखा था, इसलिए मैंने किडनैपिंग के बारे में डिटेल्स नहीं लिखा। जोंगशिवान ने शिन ताइजू को किडनैप करने की कमीशन देने के लिए कहा था, तो मेरे हिसाब से वो वही होगा। और हम देखते हैं शिन ताइजू वहाँ पर पहुँच गया होता है। ये देखने के बाद एक गार्ड उसके पास आते हुए कहने लगता है, हमारा लीडर आपका कब से इंतजार कर रहा है सर। और चिंगाकू उनकी तरफ देख रहा होता है, और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसका टाइमिंग तो काफी अच्छा है, चलो इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए मैं अंदर घुस जाता हूँ। वो सभी गार्ड शिन ताइजू की तरफ देख ही रहे होते हैं, तभी चिंगाकू इसका फायदा उठाते हुए उनके बीच से गुजर के वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद चिंगाकू सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगता है, और सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, यहाँ तो कोई भी गार्ड नहीं है, क्या उसे यहाँ पर नहीं रखा है। मैं सबसे नीचे वाले फ्लोर से जांच करना शुरू करूंगा। लेकिन तभी वो पागल बॉडी बिल्डर गुर्राते हुए वहाँ पर आ जाता है, और चिंगाकू उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इस तरह हम एक बंदे को देखते हैं, वो हंसते हुए कह रहा होता है,
अब हमारे स्केलेटन ब्लैक ट्रूप से मिलने के लिए आए, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है। और हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है, ये ब्लैक स्केलेटन ट्रूप का लीडर शिन चू है। और शिन टाइचू उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगता है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसके बाद ब्लैक स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, हमने इस कमीशन में काफी ज्यादा मेहनत की और हमारा खर्चा भी काफी ज्यादा हुआ। और ये सुनने के बाद शिन टाइचू कहने लगता है, उसे किडनैप करना तो बहुत आसान था। ये सुनने के बाद ब्लैक स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, इस तरह की बड़ी प्लान को करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है। आप जांगवा गिल्ड के अधिकारियों में से एक है, आपने इस तरह की बहुत सारी मिशंस को अंजाम दिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इसके बारे में जानते होंगे। ये सुनने के बाद शिन टाइचू कहने लगता है, अच्छा तो ठीक है, बताओ तुम्हें कितना चाहिए। और इस बार ब्लैक स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, मैं जानता था कि आप समझ जाओगे। और इसके बाद वो कीमत बताने लगता है, टाउन पेमेंट का दुगना कैसे रहेगा। ये सुनने के बाद शिन टाइचू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक से चलता है तो अब इसका फंड भी जांगवा गिल्ड में आएगा। और ये सोचने के बाद वो कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कहने लगता है, लेकिन मेरे मुझे कंफर्म करना होगा कि तुम लोगों ने उसे किडनैप किया है कि नहीं। ये सुनने के बाद ब्लैक स्केलेटन का लीडर कुर्सी से उठते हुए कहने लगता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चलो जाके चेक करते हैं। और ये कहने के बाद वो शिन टाइचू को लेके जाने लगता है। और शिन टाइचू उसके साथ जाते हुए कहने लगता है, तुम अपनी सुरक्षा को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हो। ये सुनने के बाद ब्लैक स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, इस कमीशन पर मैंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, भले ही यहाँ पर कोई हाई रैंक का हंटर ही घुस जाए, वो भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैंने हॉस्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बंदों को बुलाया है। क्या आप बिंजू के बारे में जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बहुत अगला बंदा चिंगाकू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन चिंगाकू नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और चिंगाकू तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये साला कमीना तो एक रशियन हंटर है, इसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ड्रग का इस्तेमाल किया है। इसने ट्रेनिंग के दौरान अपनी दिमागी संतुलन खो दिया था, अब ये बस एक हथियार का हथियार बन के रह गया है। ये साला कमीना तो खुद को भी नहीं पहचानता। अब मैं समझा यहाँ पर कोई और काट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सन की पैरा दे रहा था। और वो थकला काफी गुस्से से चिंगाकू की तरफ गुर्रा रहा होता है। और चिंगाकू भी ये देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है। और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या इसने एक जानवर की तरह मुझे सूंघते हुए ढूंढ लिया। और तभी वो थकला चिंगाकू के ऊपर चपा जाता है और उसके बाद वो एक स्मैश कर देता है। लेकिन चिंगाकू जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद तो वो थकला फिर से गुर्राने लग जाता है। और चिंगाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसका यहाँ होने का मतलब है कि मेरा टारगेट वहाँ अंदर है। तो उसके बाद तेजी से उस दरवाजे की तरफ भाग के जाने लगता है। और तभी वो थकला वहाँ पर भी पहुंच जाता है। चिंगाकू ये देखने के बाद उसका हाथ काट देता है। ये देखने के बाद तो वो थकला फिर से गुर्राने लग जाता है। ये देखने के बाद चिंगाकू उससे कहने लगता है, साला ये बद दिमाग कमीना मुझे अंदर जाने से रोक रहा है। और इस तरह हम शिन टाइचू और ब्लैक स्केलेटन के लीडर को देखते हैं, वो दोनों भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। और तभी शिन टाइचू कहने लगता है, बेंजामिन को यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना। लगता है आप लोगों ने कुछ ज्यादा परेशानी उठाया है। इस पर ब्लैक स्केलेटन का लीडर जवाब देते हुए कहने लगता है, हाँ वो बहुत ही ताकतवर है, यहाँ तक कि हाई रैंक के हंटर को भी उसे हराने में टाइम लगेगा। और साथ ही मैंने दरवाजे को ताकतवर करने के लिए मैजिक लगाया है, इसलिए मेरी तरफ से सिक्योरिटी एकदम परफेक्ट है। लेकिन तभी उन लोगों को फाइट की आवाज सुनाई देने लगता है। ये सुनने के बाद तो ब्लैक स्केलेटन का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इस तरह वो थकला चिंगाकू के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। और चिंगाकू उसके हर अटैक को डॉज करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे लगता है ब्लैक स्केलेटन ट्रूप को इसके बारे में अभी पता चल गया होगा, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचते ही होंगे। क्या मुझे पहले इस थकले को हराना चाहिए या दरवाजे की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद उस थकले की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, ठीक है अब मैं समझ गया। और उसके बाद वो उस थकले को चकमा देते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है। ये देखने के बाद तो वो थकला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद चिंगाकू के पीछे जाने लगता है। और ये देखने के बाद तो चिंगाकू स्माइल करने लगता है और उसके बाद उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। लेकिन वो थकला तो अंदर जा नहीं पा रहा होता है। तभी स्केलेटन का वो लीडर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और वो अपने बंदे का ये हालत देखने के बाद काफी गुस्सा होते हुए कहने लगता है, कोई यहाँ पर घुस आया है। और उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। वो स्केलेटन का लीडर शिन टाइचू से कह रहा होता है, प्लीज अब यहाँ पर में सिचुएशन को चेक करके आता हूँ। और वो अभी प्रेजेंट में उस थकले से पूछ रहा होता है, क्या हुआ, वो कहाँ गया। कोई बात नहीं, अगर उसने तुम्हें चकमा दे दिया तो मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर दी है। हम देखते हैं दोनजे के साथ दो और थकले होते हैं जो चिंगाकू की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो चिंगाकू स्माइल करते हुए कह रहा होता है, यार मैं पहले ही एक थकले से लड़के काफी ज्यादा परेशान हो गया था, अभी और दो थकले मेरे सामने खड़े हो गए, आज का तो दिन ही बेकार है। और उसके बाद दोनजे चिंगाकू की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहने लगता है, आखिर ये बंदा कौन है। और उसके बाद चिंगाकू दोनजे की तरफ देखते हुए अपना फोन निकाल लेता है। और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो कार में था। इरिन उससे कह रहा होता है, मैंने दोनजे का आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए तुम्हें एक बारकोड भेज दिया है, तुम इसकी मदद से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर पाओगे। और अभी प्रेजेंट में चिंगाकू उस बारकोड को दोनजे के आगे कर देता है। और उसके बाद वो बारकोड दोनजे के आगे को स्कैन करते हुए आइडेंटिटी कंफर्म कर लेता है। और उसके बाद दोनजे को वो पता चल जाता है कि इसे उसके अंकल ने बेचा है। और इस तरह वो थकले बंदे चिंगाकू की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चिंगाकू से डॉज कर लेता है। लेकिन वो लोग चिंगाकू को संभालने का मौका नहीं देता, वो लोग चिंगाकू के ऊपर चढ़ जाता है। और ये देखने के बाद दोनजे अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैं थक चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा माना नहीं है, इसलिए मुझे अपने स्किल का संभाल के इस्तेमाल करना होगा।
और इस तरह एक टकला बंदा एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और शिनकाकू के ऊपर अटैक कर देता है। और इस तरह एक टकला बंदा अपना कुल्हाड़ी निकाल लेता है और उसके बाद शिनकाकू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शिनकाकू इस अटैक को डॉज कर लेता है और शिनकाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये दोनों तो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये देखने के बाद दोनों अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैं ये देख सकता हूँ कि वो किस तरह से दोस्त कर रहा है। उसका मकसद उन दोनों को हराना नहीं है, क्या वो मेरे पास आना चाहता है। और तभी शिनकाकू तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये टेक्निक के बाद वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शिनकाकू को बफ देने लगता है। और शिनकाकू ये टेक्निक के बाद कहने लगता है, अब ये हुई ना कुछ बात। बफ मिलने के बाद शिनकाकू का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद उन थकलो बंदों को दोस्त करते हुए डोंगजी के पास आ जाता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, गुड जॉब डोंगे। और डोंगजी भी अपनी तारीफ सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद शिनकाकू अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को एक्टिवेट करते हुए उन थकलों से कहने लगता है, मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुका है, अब मैं जाता हूँ, बाय बाय। ये देखने के बाद वो दोनों तगले काफी ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद शिनकाकू उन्हें गुड लक विश करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और तब तक वहाँ पर वो स्केलेटन का लीडर भी पहुंच जाता है। और उसके बाद वो रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहने लगता है, आखिर यहाँ हुआ क्या है। और सच में उसकी शक्ल यहाँ पर देखने लायक थी। और उसके बाद वो अपने सर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है, मेरा होस्टेस कहाँ गया। और इस तरह शिनकाकू डोंजी से कह रहा होता है, तुमने सही वक्त पर मुझे बफ देके अच्छा काम किया। और उसके बाद डोंजी कहने लगता है, हाँ मैं तो डर ही गया था। और उसके बाद शिनकाकू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, डोंजी एक टैलेंटेड बफर है और चीजें एक ही जगह पर रहने से उसके लिए काम आसान हो जाता है। आज तो मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से बच के निकल आया। जब तक ये स्किल मेरे पास है मैं किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। और उसके बाद वो स्किल की तरफ देखने लगता है और उसके बाद उस स्किल के बारे में बताया जाता है, इस स्किल पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने पिछले बार जहाँ भी सेव पॉइंट बनाया हो आप वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एक दिन में आप मैक्सिमम 2 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और तभी डोंजी शिनकाकू से कहने लगता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, अगर आप आज नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता, इसके लिए मुझे शुक्रिया मत कहो, मुझे तो इसके लिए कमीशन मिला था। और इस तरह शिनताइजू भी वहाँ पर पहुँच गया होता है और शिनताइजू कहने लगता है, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, मुझे तो यहाँ कोई होस्टेज दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनने के बाद स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, शायद से यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। ये सुनने के बाद स्केलेटन का लीडर कहने लगता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद स्केलेटन का लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद अपने रात बीतते हुए कहने लगता है, साला बास्टर्ड कमीना पागल, तुझे पता भी है मैंने इसमें कितने इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद वो अपने आदमियों से शिनताइजू को पकड़ने के लिए कहने लगता है। ये सुनने के बाद वो तगड़ा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद शिनताइजू अपना हथियार निकाल लेता है और एक सेकंड में उसका 2 टुकड़े कर देता है। ये देखने के बाद स्केलेटन का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, उसने एक ही स्लैश में इसे खत्म कर दिया। ये क्या तुम पागल हो। ये सुनने के बाद शिनताइजू अपना हथियार उसके गर्दन में रखते हुए कहने लगता है, ये तो मुझे कहना चाहिए, अगर तुम जीना चाहते हो तो चुप रहो और हिलना मत। अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ, वरना तेरा सर दर्द से अलग होगा। ये सुनने के बाद वो ब्लैक स्केलेटन का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से डोंजी को ढूंढने के लिए जाने लगता है। ये देखने के बाद शिनताइजू अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर उस बंदे को कैसे पता चला कि होस्टेस यहाँ है। वो इन सभी चीजों को ब्रेक करके उसे अपने साथ ले गया। मैंने जानबूझकर ऐसे ग्रुप को चुना था जिसके साथ जंगवा गिल का कोई कांटेक्ट ना हो और साथ ही मैं भी यहाँ पर आया ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। फिर भी ये सब हो गया और उसके बाद अपना फोन निकल के किसी को कांटेक्ट करने लगता है। और इस तरह हम अबिस के कैंप की तरफ देखते हैं। युनसुक अपने सोल्जर से कह रहा होता है, क्या तुम्हें कहीं पर उसका ट्रेस मिला। और उसका सोल्जर जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं हमें उसके बारे में यहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं मिला। और उसके बाद युनसुक उनसे कहता है, अगर तुम लोगों को कुछ भी पता चले तो फौरन मुझे रिपोर्ट करना। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है और उसके बाद वो अपना मैसेज देखने लगता है, ऐसा हो सकता है तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, अगर इस टेक्स्ट को तुम देख रहे हो तो अपना फोन बंद कर देना। और प्लेन की रुकावट के कारण टाइम और जगह बदल गया है। और ये देखने के बाद वो स्मेल करते हुए कहने लगता है, लगता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। और इस तरह हम अबिस के सेफ हाउस की तरफ देखते हैं। अबिस का कैप्टन फोन आने का इंतजार करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मैंने एक आउटसाइडर को कमीशन दिया और लगातार मैं युनसुक और चंगमी का मदद लेके उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर भी मुझे अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं उसका माता पिता नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम मैंने ये सोचा था मैं उसे सुरक्षित बड़ा करूंगा, लेकिन मुझसे तो ये भी नहीं हो पाया। और तभी उसका फोन आने लगता है और ये देखने के बाद वो जल्दी से अपना फोन उठाते हुए कहने लगता है, युनसुक क्या तुम्हें कुछ पता चला। और उधर से युनसुक कहने लगता है, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया है। तुंजी को जिसने किडनैप किया है वो ब्लैक स्केलेटन ट्रूप है। वो लोग पैसे का डिमांड कर रहा है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि आपको वहाँ पर अकेला जाना है। ये सुनने के बाद अबिस का कैप्टन मन ही मन में कहने लगता है, तुंजी को बचाने का अभी भी एक मौका है। और उसके बाद जल्दी से युनसुक से कहने लगता है, ठीक है अभी मैं वहाँ के लिए निकलता हूँ, वैसे मुझे जाना कहाँ है। और इस तरह हम एक अबेंडन बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। एक बंदा वहाँ पर आते हुए कह रहा होता है, मैंने सुना वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन लगता है चीजें अच्छी रही। और हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं युनसुक है। और ये देखने के बाद दोंजे काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, अंकल आप यहाँ पर, क्या इसका मतलब आपने हमें धोखा दिया है।
और उसके बाद यूनसुक उसके पास जाके दोंजे के कंधे में अपना हाथ रखते हुए कहने लगता है, माफ करना दोंजे, ये गलती तुम्हारा नहीं है कि तुम्हारा अंकल अभी इसका कैप्टन है। और तभी वहाँ पर शिनहाको आते हुए कहने लगता है, तुम इतनी रात में भी उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। और ये सुनने के बाद यूनसुक उसकी तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है, तुम तो वो आदमी नहीं हो जिससे मैं पहले मिला था, क्या आज रात शिन ताइजू यहाँ पर नहीं आएगा? और शिनहाको उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। और तभी वहाँ पर संगमी भी आते हुए कहने लगता है, ये तो अफसोस की बात है, किसी भी सोचा नहीं होगा कि तुम धोखेबाज निकलोगे। और संगमी को देखने के बाद यूनसुक काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, शिन ताइजू कहाँ पर है? तभी पीछे से दोंजे कहने लगता है, क्या तुम जंगवा गिल के लीडर के बारे में बात कर रहे हो? वो तो अभी भी हिमचोंग के गली गली में मुझे ढूंढ रहा होगा। और ये कहने के बाद वहाँ से बाकी शिनहाको के पास आने लगता है। ये देखने के बाद तो यूनसुक हैरान होते हुए कहने लगता है, अगर ऐसा है तो मुझे टेक्स्ट किसने किया? और तभी शिनहाको फोन निकल के उसे दिखाते हुए कहने लगता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमने किया है तुम्हें, और मैंने फोन तुम्हें इसलिए बंद करने के लिए कहा था ताकि हमारे प्लान में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तुम इतनी बड़ी उल्लू हो कि तुमने हमारी बात आसानी से मान ली। ये सुनने के बाद तो यूनसुक का खून खोलने लग जाता है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुमसे साले कमीने कुत्ते, तुम्हें मुझ पर शक कब हुआ? मैंने तुम्हारा अच्छी तरह से देखभाल किया था, तुम्हें तो मुझ पर शक नहीं होना चाहिए था। और ये सुनने के बाद दोंजे कहने लगता है, मैं जितने ही इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही दुख होता है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और कुछ ही लोग ही अंकल और मेरी रिश्ते के बारे में जानते थे। जब शिनक्यू ने कहा कि हमारे बीच में एक धोखेबाज है, तभी मुझे आपका ख्याल आया। आप इतने कमजोर तो नहीं है कि एक लात खाने के बाद आप वहीं पर देर हो जाएं। और उसी वक्त से मुझे आपके ऊपर शक होने लगा। ये सुनने के बाद तो यूनसुक काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या? और इस तरह शिनहाको अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मैं डायरेक्ट दोंजे को कैप्टन के पास ले जाता तो मैं यूनसुक को पकड़ने का मौका खो देता, भले इसमें थोड़ा सा खतरा हो, लेकिन यही एक तरीका था। और उसके बाद शिनहाको कहने लगता है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, आप हमें पता चल गया है तू किस तरह का कमीना है। और उसके बाद वो अपना फोन निकल के स्माइल करते हुए कहने लगता है, और हमने विटनेस के लिए तुम्हारा रिकॉर्डिंग कर लिया है, और कैप्टन भी यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचता ही होगा। अब तुम्हारी बहुत बड़ी वाली लगने वाली है। ये सुनने के बाद यूनसुक काफी गुस्से में गाली देने लगता है, साले कुत्ते कमीने। और इस तरह हम देखते हैं आर्मी जंगशुआन को एक मेमोरी कार्ड देते हुए कहने लगता है, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है जिसे आपने मांगा था। और जंगशुआन उस मेमोरी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन? और उसके बाद वो आदमी बताने लगता है, इसमें कंजन स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है। और ये सुनने के बाद जंगशुआन उसे देखते हुए कहता है, मुझे जल्दी से इसे चेक करना चाहिए। और कुछ देर के बाद वो सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है और वहाँ पर जूही और शिनहाको का फाइट चल रहा होता है। ये देखने के बाद वो कहने लगता है, ये लड़की तो एक्लिप्स का मेंबर है ना? और उसके बाद वो शिनहाको की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये बंदा मुझे पहचाना से लग रहा है। और उसे शिनहाको इसलिए याद नहीं है क्योंकि शिनहाको का कॉन्स्टेलेशन ने उसका याददाश्त मिटा दिया है, नहीं तो उसे याद आता कि किस तरह से शिनहाको ने उसका वार लगाया। और इस तरह हम वापस से शिनहाको की तरफ देखते हैं। संग में कह रहा होता है, तुम तो अभी इसकी सेकंड हैंड कमान हो ना, तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा क्यों दिया? ये सुनने के बाद यूनसुक अपना दांत बीचते हुए कहने लगता है, ये बकवास अभी बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हमारे पास तंजन थे, आइटम्स थे, पावर्स थे, लेकिन उन्होंने जंगवा गिल का सामना करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। इस तरह की बेकार मिशन वाले ऑर्गेनाइजेशन को कौन ही पूछेगा? दूसरों की नजरों में तो ये बस एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद दोंजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है, और तुम दोंजे, अब तुम्हें समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? ये सुनने के बाद तो दोंजे भी सोच में भर जाता है। और उसकी इन बातों को सुनने के बाद संगमी जवाब देते हुए कहने लगता है, चलो इसे खत्म कर देते हैं, मुझे नहीं लगता ये हमारी बात सुनने वाला है। और शिनहाको भी अपने मन ही मन में कहने लगता है, उसकी बातें सुनना बेकार है, वो आखिर में अभी इसको जंगवा गिल को भेजना चाहता है। और उसके बाद उनसे उनके ऊपर गान ठानते हुए कहने लगता है, अभी भी देर नहीं हुआ है, मैं तुम सब लोग को मार डालूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। शिनहाको और संगमी भी अपना हथियार निकालते हुए कहने लगता है, तुम हमें मारने की कोशिश करोगे और हम तुम्हें देखते रहेंगे। यूनसुक उनके ऊपर गोली चलाने वाला होता है, तभी कैप्टन खेत से आके उसका हाथ करके चला जाता है और उस गन से चलने वाले गोली छत को उड़ा देता है। हम देखते हैं बिल्डिंग के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अगर ये अटैक उनके ऊपर लगता है तो उनकी चित्रें उड़ जाती है। और ये देखने के बाद वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और इस तरह कैप्टन जल्दी से जाकर यूनसुक के सीने में अपना तलवार घुसा देता है। ये देखने के बाद यूनसुक काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है, आखिर ऐसा क्यों? और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, साले धोखेबाज मर। और ये कहने के बाद नीचे की तरफ फेंक देता है। और यूनसुक के मरने के बाद कैप्टन अपना तलवार को रखते हुए अपने मन ही मन में सोचने लगता है, इससे मैंने अपना खास आदमी समझा था, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला। और उसके बाद कैप्टन रोंजी के पास आते हुए कहने लगता है, तुम्हें सही हाल में देखने के बाद मुझे अभी शांति मिल रहा है, चलो आप हेडक्वार्टर वापस चलते हैं। ये सुनने के बाद रोंजी कैप्टन से कहने लगता है, अब मेरी काफी चिंता कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और इस तरह संगमी थम्स अप देते हुए कहने लगता है, जैसे मैंने कैप्टन से एक्सपेक्ट किया था। और शिनहाको अपने मन ही मन में कहने लगता है, चीजें आसानी से निपट गई। और उसके बाद कैप्टन शिनहाको से कहने लगता है, शिनचो क्या तुम भी साथ में चलोगे? अगर तुम भी चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और दोंजो के बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद शिनहाको सोचने लगता है, हाँ मुझे कैप्टन से कुछ और भी कहना था। और ये सुनने के बाद शिनहाको भी हाँ कह देता है। और उसके बाद कैप्टन आगे जाते हुए कहने लगता है, चलो मैं अपना कार लेके आता हूँ।
और संगमी भी कैप्टन के पीछे जाते हुए कहने लगता है, ठीक है तो मैं भी इस एरिया को चेक करके आता हूँ। आज तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम लोग थके होंगे, जरा आराम करो। और उन दोनों के जाने के बाद दोंगजे कहने लगता है, चिंक्यू मैं एक बुरा पर्सन हूँ। ये सुनने के बाद चिंगू कहने लगता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद दोंजे कहने लगता है, उसने जो भी कहा उसके बारे में मैं सोच रहा था। मैं जानता हूँ अंकल अच्छा काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उसकी तरह जी सकता हूँ। और मुझे ये पसंद भी नहीं है कि मेरी वजह से कोई मुसीबत में फंस जाए। और ये सुनने के बाद चिंगू भी कहने लगता है, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ। ये सुनने के बाद दोंजी भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या। और उसके बाद चिंगू कहने लगता है, मैं दुनिया को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं बना रहा हूँ, मुझे बस अपने आप से मतलब है। इसलिए तुम भी जैसे जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो, ये तुम्हारी लाइफ है, यहाँ पर डिसीजन लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। ये सुनने के बाद दोंजी भी चिंगू की तरफ घुर के देखने लगता है। और उसके बाद हम जंगवा गिल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जंग शुआन अपने फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है, दोंजी अचानक से गायब हो गया और यूनसुक से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और हम देखते हैं लाइन पर सिन हैचू है, वो कह रहा होता है, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये सुनने के बाद जंग शुआन सीरियस होते हुए कहने लगता है मुझे लो लेवल के क्लैन को चुनना नहीं चाहिए था, हम उस क्लैन का दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए उन खच्चरों को पूरी तरह से साफ कर दो। ये सुनने के बाद सिन हैचू कहने लगता है, हमने ऑलरेडी ये कर दिया है। हम देखते हैं वो लोगों ने ब्लैक स्केलेटन के सारे मेंबर को मार दिया है लीडर को छोड़ के। और वो लीडर रेंगते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। और शिनताची उसे लात मारते हुए अपना हथियार निकाल लेता है। और उसके बाद वो अपने हथियार से उस लीडर का काम तमाम कर देता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, ये आखिरी कचरा भी साफ हो गया। और इस तरह हम जंग शुआन के ऑफिस की तरफ देखते हैं। वहाँ पर जंग शुआन कह रहा होता है, मैं जिम शियोन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ और इससे मुझे अब इसके ऊपर अटैक करने का दोबारा मौका मिलेगा। अब मैं अपना सारा फोकस उसके ऊपर करूंगा। और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है, वैसे उससे फाइट करने वाला वो इक्लिप्स का जूही है ना, चलो अब उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम अभी इसकी सेफ हाउस की तरफ देखते हैं। दोंजे आराम करते हुए कह रहा होता है, अब मैं शांति से आराम कर सकता हूँ। तभी हम उसके बगल में संगमी को देखते हैं। वो कहने लगता है, दोंजे तुम में एक्टिंग का काफी हुनर है, तुमने ये सब प्लान कब किया। और दोंजे कहने लगता है, ये तो मेरे बड़े भाई शिनक्यू का प्लान था, क्योंकि मुझे यूनसू का नंबर पता था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं यूनसू को टेक्स्ट करूँ। और उसके बाद वो कहता है, क्योंकि अब मैं सेफली वापस आ चुका हूँ, इसलिए कल मैं पहली बार अंकल से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद संगमी कहने लगता है, ये तो अच्छा आइडिया है। और उसके बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये सब कुछ शिनक्यू की वजह से हो पाया है। और उसके बाद वो दोंजे से कहता है, ठीक है मैं भी सोने जा रहा हूँ, तुम भी अच्छी तरह से आराम करना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह एक रूम में हम कैप्टन और शिनक्यू को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। कैप्टन कह रहा होता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे नेपियो को बचा लिया। और इस पर शिनक्यू कहने लगता है, आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, मैंने तो हमेशा की तरह अपना कमीशन लिया है। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, मैंने यूनसू के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन बहुत साला कमीना मुझे धोखा दे रहा था। आज यहाँ तुम नहीं होते तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए शर्म की बात है, लेकिन क्या मैं तुम्हारा पहले वाला रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद शिनक्यू कहता है, हाँ कर सकते हो। और अपने मन ही मन में कहने लगता है, आप आया ना लाइन पर। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, हालांकि मैं एक बात को कंफर्म करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शिनक्यू कहने लगता है, कौन सी बात। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, क्या तुम बस अपनी फायदे के लिए आवेश में आए हो। ये सुनने के बाद शिनक्यू हैरान होते हुए कहने लगता है, तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, जिस तरह से कुछ गद्दार को पकड़वाने में आपने हमारी मदद की, उसमें मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये ऐसा था कि मानो कि आप हमारे आवेश में आना चाहते हैं। ये सुनने के बाद शिनक्यू अपने मन ही मन में कहने लगता है मैं आसानी से इसे नहीं मनवा पाऊंगा। और उसके बाद वो कैप्टन से कहने लगता है, ये सच है कि मैं चाहता था कि अबीस ठीक रहे और अबीस जंगवा गिल में शामिल ना हो जाए। और ये सुनने के बाद कैप्टन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिनक्यू कहने लगता है, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा को भी नहीं खोना चाहता था, और अब इसके लिए अभी बेहतर होगा कि वो लोग जंगवा गिल से ना उलझे। और ये सुनने के बाद कैप्टन कहने लगता है, मैं ये देख सकता हूँ और मैं समझ पे गया हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी हमारी जरूरत पड़े तो एक बार कह देना। और उसके बाद वो अपने पास से एक टोकन निकल के शिनक्यू को देते हुए कहने लगता है, अगर कभी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम इस टोकन का इस्तेमाल करके मुझसे मिल सकते हो। और उसके बाद शिनक्यू उस टोकन को लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा करता है। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, मुझे ये जान के शांति मिली कि आप जंगवा गिल से सावधान हैं। ऐसा लगता है जंग शुआन और चाय गुआनयू ने सीक्रेटली एक अलायंस बना लिया है। हालांकि मुझे उनका मकसद नहीं पता, लेकिन उनका मूवमेंट सस्पिशियस है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उतना डिस्टेंस बनाए रखना। और ये सुनने के बाद शिनक्यू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ऐसा लगता है कैप्टन को 13 स्तर की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। सच में ये एक बहुत टैलेंटेड गेम चेंजर है। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है, आज काफी रात हो गया है, इसलिए तुम यहीं पर सो जाओ। ये सुनने के बाद शिनक्यू कुर्सी से उठते हुए कहने लगता है, ठीक है तो मैं खुशी से एक रात यहाँ पर रुक जाऊंगा। और उसके बाद कैप्टन वहाँ से जाने लगता है। और ये देखने के बाद शिनक्यू अपने मन ही मन में कहने लगता है, अब मुझे बड़े खतरों से छुटकारा मिल गया है, अब मैं इनका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे जंग शुआन के ऊपर
ऊपर दबाव डालूंगा। और अगले दिन हम देखते हैं दोनजे गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि आपने ये कहा कि मैं जब तक आपसे अच्छी तरह से कांटेक्ट करके रखूंगा आप ठीक रहेंगे। और उसके बाद कैप्टन कहने लगता है जब तक मैं वहाँ रहता हूँ तुम कोंजी में क्यों नहीं रखते। और इस पर दोंजे जवाब देते हुए कहने लगता है एक बफर के साथ कनेक्शन रखना ये तो बहुत फायदेमंद है। और काफी देर तक इन चाचा भतीजे का आर्गुमेंट चलता रहता है। और उसके बाद चिंगू उनकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है कुछ लोग कभी भी नहीं बदलते। और तभी वो कुछ याद करने के बाद कहने लगता है वो याद आया दोंजे को तो शिंगू की एबिलिटीज में काफी इंटरेस्ट थी, लेकिन जंगवा गिल्ड के कारण उन दोनों ने कभी भी एक साथ काम करना बंद नहीं किया। और इसके बाद दोंजे चिंगू से कहने लगता है ओ माफ करना चिंगू आप मेरी इस साइड को देख रहे हैं। और इस बार चिंगू कहने लगता है तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो, अब से हम दोनों अक्सर मिलते रहेंगे। इस सुनने के बाद तो दोंजे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या ये सचमुच ठीक रहेगा। और इसके बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है दोंजे तो एक आउटस्टैंडिंग बफर है और उसके अलावा उसके पास काफी यूजफुल साइट भी है, उसके करीब रहना एक अच्छा आइडिया है। और उसके बाद चिंगू कहने लगता है क्या हम अपना नंबर एक्सचेंज करें। और उसके बाद दोंजे चिंगू को अपना नंबर दे देता है। और इसके बाद चिंगू कैप्टन से कहने लगता है तो ठीक है मैं आप जाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद संग में अजीब से शक्ल बनाते हुए कहने लगता है क्या तुम अभी निकल रहे हो, कम से कम हमारे साथ ब्रेकफास्ट तो कर लो। और कैप्टन अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है जब चाहो मिलने आ जाना। और वो दोनों अपना हाथ मिला लेता है और कैप्टन कह रहा होता है मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे। और उसके बाद चिंगू वहाँ से चला जाता है और चिंगू वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है। और उसके बाद चिंगू फोन उठाते हुए कहने लगता है क्या खबर है। और दूसरी तरफ से येरेन कहने लगता है हाँ अब मुझे शांति मिली, तुमने डायरेक्ट फोन उठा लिया, मुझे ना उस डेड बॉडी की आइडेंटिटी पता चल चुका है। और इस तरह कोई जूही की रिपोर्ट को देखते हुए कहने लगता है जूही एक मंडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो इंसान चिम्योंग डिसेजन क्षेत्र से भागा हुआ एक भगोरा है। और हम देखते हैं वो रिपोर्ट देखने वाला बंदा जांग शुआन है। वो कहने लगता है अच्छा तो वो एक भगोरा का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्या वैसे तुम्हें पता है कि जूही अभी कहाँ है। और उसके बाद वो बंदा कहने लगता है वो उस लड़ाई के बाद कहीं पर गायब हो गया है, हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। और हमें पता चला कि वो आखिरी बार जिन हायो के साथ था, मुझे लगता है उस लड़की को जूही के बारे में पता होगा। ये सुनने के बाद जांग शुआन अपने मन ही मन में कहने लगता है एक्लिप्स वालों ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाया। चाचा जूही ने एक टारगेट का पीछा किया और उसके साथ फाइट भी किया, मुझे लगता है उसके पास बहुत सारी जानकारी होगी। और उसके बाद वो अपने सामने वाले बंदे से कहने लगता है उस लड़की को ढूंढो, उसका अकाउंट चेक करके देखो कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है। और तभी वो बंदा कहने लगता है एक और बात, ऐसा रूमर फैला है कि उस टारगेट को बचाने वाला ब्लू आई गिल है। और ये सुनने के बाद जांग शुआन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगता है क्या ली येरेन। और उसके बाद वो कुछ दिनों पहले की बातों को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है येरेन ने जिस हंटर के बारे में मुझे उस दिन बताया क्या वो यही हंटर है, मैं इसके बारे में उससे पूछ सकता हूँ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज है कि वो उसे मारने में इनकार कर दे। मुझे उसकी नियत के बारे में बताए, वो अपने कस्टमर की जानकारी किसी को भी नहीं बताता। और उसके बाद वो अपने बंदे से कहने लगता है अब उसके साथ रिलेशन तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की नजरों में उसका इमेज काफी अच्छा है और वैसे भी वो मुझे हंटर सप्लाई करता है। और इस तरह हम दो बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जिनके साथ चिंगू होता है। और तभी चिंगू के पास एक औरत आते हुए कहने लगता है प्रेसिडेंट कांग ने कहा कि वो सौदा पूरा होने के बाद यहाँ पर आएगा। और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इस डेड बॉडी का गार्डियन कांग बोक्वा है। कांग बोक्वा इस वीआईपी मार्केट का ओनर है और वो एक बिजनेस मैग्नेट है जो बिलियंस में सौदा करता है। नोवेल के अंदर ये वीआईपी मार्केट एक ऐसा जगह था जहाँ पर स्पेशल आइटम्स मिलते थे। कांग बोक्वा को एक सिंपल एनपीसी के रूप में मेंशन किया गया है। मैंने सोचा नहीं था चीजें इस तरह से होंगे। और तभी हम वहाँ पर यूरी को देखते हैं, वो वहाँ पर आते हुए चिंगू से कह रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इस जगह पर मिलेंगे। ये सुनने के बाद तो चिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद यूरी उसके सामने आते हुए कहने लगता है तुम। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक बेंच में बैठे होते हैं और उसके बाद यूरी कह रहा होता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ पर मिलेंगे और तुम मेरी मैसेज की रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो। मैं तुम्हारे मैसेज आने का इंतजार करता हूँ लेकिन तुम तो कोई रिस्पॉन्ड देता ही नहीं। और उसके बाद चिंगू को याद आता है कि उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है अरे यार मैं दूसरे कामों में इतना बिजी था कि मैं तो रिप्लाई देना ही भूल गया। और तभी यूरी अपने पास से सोलिशियम निकलते हुए कहने लगता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, मैं काफी दिनों से दोबारा तुमसे मिलना चाहता था और ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और उसके बाद चिंगू सोलिशियम को लेके देखने लगता है और चिंगू कहने लगता है क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। और यूरी स्माइल करते हुए कहने लगता है और किसके लिए करूंगा। और उसके बाद यूरी बहुत सारे ग्रोथ सोलिशियम को निकल लेता है और उसके बाद वो चिंगू से कहने लगता है और ये भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसे ग्रैंडपा ने ग्रो किया है। और उसके बाद चिंगू उस ग्रो किए हुए सोल्यूशन को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है इस दुनिया में एक ही इंसान है जो सोल्यूशन को ग्रो कर सकता है। मेरी यहाँ आने के बाद मैंने एक ही बंडे से सोल्यूशन खरीदा था, वो है मास्टर के। क्या मास्टर के यूरी का ग्रैंडफादर है। और उसके बाद यूरी कहने लगता है मैं अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस करने के लिए मैं आपको ये देना चाहता था और अब मैं ग्राउंड जीरो छोड़ सकता हूँ और दादाजी के साथ एक परिवार बन सकता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। ये सुनने के बाद चिंगू हैरान
होते हुए कहने लगता है, क्या मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? और उसके बाद यूरी कहने लगता है, मैं लोगों के ऊपर फिर से भरोसा कर पाया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर मैं तुमसे कभी मिला नहीं होता तो मैं अपने दादाजी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता और फिर वहाँ से मैं भाग जाता। दादाजी के ग्रैंड डॉटर मेरी ही उम्र की थी और हमारा नाम भी एक ही है, इसीलिए उन्होंने कहा कि उनकी मरी हुई ग्रैंड डॉटर वापस आ गया है। और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, तो इसलिए यूरी उनका अडॉप्टेड ग्रैंड डॉटर बन गया। नोबल के अंदर यूरी के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था और उसने अपना सारा जीवन जंगवा गिल से बदला लेने की कोशिश में बिता दिया। हमारी रियल लाइफ की यूरी के पास तो एक ही मकसद था, वो था उसका परिवार। शायद ये मेरे कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन है, इसलिए मुझे उसके लिए खुशी हो रही है। और उसके बाद वो यूरी से कहने लगता है, वैसे तुम इस मार्केट में क्या करने आए हो? ये सुनने के बाद यूरी कहने लगता है, ओ हाँ, मैं यहाँ दादी से मिलने आया था। मैंने सुना है वो दादाजी से अलग हो गया है, लेकिन वो भी मेरा परिवार है, इसलिए मैं मिलने आया था। ये सुनने के बाद चिंगू कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, रुको, क्या तुम्हारा दादी? और उसके बाद यूरी उसका डाउट को क्लियर करते हुए कहने लगता है, एक्चुअली ना मेरा दादी इस मार्केट का ओनर है। इस सुनने के बाद चिंगू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो मेरी नोबल से बहुत ही अलग हो रहा है, आखिर इस तरह से कनेक्शन कैसा हो गया? और तभी वहाँ पर ग्रैंड मदर कांग आते हुए कहने लगता है, यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं कांग बुकवांग हूँ जिसने आपके साथ कांटेक्ट किया था। और नेक्स्ट सीन में हम उस डेड बॉडी को देखते हैं। ग्रैंडमा कांग उस डेड बॉडी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, इस बॉडी को यहाँ तक लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इसका परिवार में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसका फ्यूनरल करूंगा। ये सुनने के बाद चिंगू कहने लगता है, तो उसका कोई भी परिवार नहीं है। और उसके बाद ग्रैंडमा कांग कहने लगता है, वो एक ऐसा एम्प्लॉय था जिसका मैं केयर करता था, उसका सपना एक हंटर बनना था। एक दिन उसे जंगवा गिल से इनवाइट आया और इस इनवाइट को मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था। जब वो हमें छोड़ के जा रहा था मुझे उसके लिए बहुत फिक्र हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने दुखी मन से उसे विदा किया। मुझे अभी भी उसका वो स्माइल याद है, वो कितना खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और ये सुनने के बाद चिंगू हैरान होते हुए कहने लगता है, फिर से जंगवा गिल? हो सकता है उन्होंने कुछ छुपाने के लिए उसका साथ ऐसा किया हो। इसके आइडेंटिटी को लॉक करने का रीजन भी यही होना चाहिए। और उसके बाद चिंगू उस डेड बॉडी से लिया हुआ खंजर को निकाल लेता है और उसके बाद वो ग्रैंडमा कांग को वो खंजर देते हुए कहने लगता है, ये वो आइटम है जो मुझे उसके पास से मिला था। उस खंजर को देखने के बाद तो ग्रैंडमा कांग और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहने लगता है, ये वो गिफ्ट है जो मैंने उसको दिया था। और उसके बाद वो अपना एक असिस्टेंट को बुलाते हुए कहने लगता है, जरा मेरा वो वाला गिफ्ट लेके आना। और ये सुनने के बाद वो असिस्टेंट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। और कुछ देर के बाद हम चिंगू के हाथ में एक खंजर को देख पाते हैं। वो खंजर फरफर लाइटिंग से ग्लो कर रहा होता है और ग्रैंडमा कांग चिंगू से कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो काफी कमाल का खंजर है, आज तक मैंने ऐसा खंजर कभी नहीं देखा। और उसके बाद उस खंजर के बारे में स्टेटस शो होने लगता है, ग्लूटनी अवेकनर वेपन, टूटे हुए हथियारों का कुछ टुकड़े को एब्जॉर्ब कर सकता है, आप इसका 5 बार यूज कर सकते हैं। और ये टेक्निक के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, इस तरह के हथियारों को तो ऑप्शन में रखा जाता है, इसका प्राइस कम से कम 50 बिलियन होगा। और उसके बाद वो ग्रैंडमा कांग से कहने लगता है, क्या आप सचमुच मुझे ये देना चाहते हो? ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कांग कहने लगता है, मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे बच्चे का जिसका मैंने ख्याल रखा था उसे यहाँ पर लौटाया है। सच कहूँ तो उसके लौटने पर मैं उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। अगर तुम इस हथियार का इस्तेमाल करोगे तो मुझे यकीन है मुंजी भी काफी ज्यादा खुश होगा। इस सुनने के बाद चिंगू उसका शुक्रिया अदा करने लगता है और उसके बाद यूरी कहने लगता है, आपका डील टूट गया होगा। और ये सुनने के बाद ग्रैंडमा कांग यूरी से कहने लगता है, तुम्हारा नाम यूरी है ना? मेरा पोती का नाम भी यूरी था। जब मेरी पति और मैं एक साथ थे तो हम हमेशा उसे याद करते थे, इसलिए हम अलग हो गए। उस वक्त मेरे पास तो मंजू था, लेकिन मेरे पति के पास तो कोई भी नहीं था, इसलिए वो कितना अकेला होगा। और उसके बाद वो यूरी के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है, अब मैं अपने दिमाग को आराम दे सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लगा तो यहाँ दोबारा जरूर आना। और यूरी कहता है, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। और उसके बाद चिंगू और यूरी उस मार्केट से बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद यूरी कहने लगता है, जंगवा गिल ही जरूर इसके पीछे है। और हम यूरी के चेहरे में जंगवा गिल के लिए नफरत साफ दिख पाते हैं। और यूरी कहने लगता है, मैं होप करूंगा एक दिन उन्हें अपने पापों का सजा मिले। चिंगू यूरी को इतने गुस्से में देखने के बाद अपने मन ही मन में कहने लगता है, भले ही सिचुएशन बदल गया है लेकिन जंगवा गिल के लिए उसका नफरत वैसा ही है। और उसके बाद वो यूरी से कहने लगता है, मुझे लगता है हमें अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद यूरी कहने लगता है, ठीक है। तभी चिंगू सोचने लगता है, एक ब्लेड में मास्टर कैसे माना हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पूछ सकता हूँ। और ये सोचने के बाद वो यूरी से कहने लगता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ये सुनने के बाद तो यूरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो खुश होते हुए कहने लगता है, क्या आप सचमुच मेरे साथ आएंगे? और इस तरह हम एक सुनसान से बिल्डिंग की तरफ देखते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर हम जूही को देखते हैं। वो अपने कटे हुए हाथ को बैंडेज करते हुए कह रहा होता है, मैं इस तरह से दर्द को कब तक सहता रहूंगा? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो साले कुत्ते कमीने मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पागल चुड़ैल कहेगा। पहले तो मुझे लगा वो बकवास कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि मैं अभी भी मास्टर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने मास्टर के लिए अपना सबसे बेस्ट दिया है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होने लगता है और उसके बाद जल्दी से अपना खंजर निकल कर अपने सामने की तरफ फेंक देता है। और उसके बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है, साले कुत्ती कमीनी कब तक मेरे पीछे करोगे? और इस तरह हम जिन हायोंग को देखते हैं, वो कहने लगता है, तुम तो बहुत ही उठावले लग रहे हो। और उसके बाद वो अपने चुड़ैल के पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने
लगता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे तरफा तरफा के मारना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है, लेकिन तुम अगर यहीं पर मरना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए भरने लगता है और जूही भी पलट के अटैक करने के लिए तैयार होता है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और इस तरफ हम शिनोगो और यूरी की तरफ देखते हैं। यूरी अपने घर दिखाते हुए कह रहा होता है, ये काफी फैसिनेटिंग है ना, ग्राउंड जीरो में भी एक ऐसा जगह है। इस सुनने के बाद शिनोगो कहने लगता है तो यहाँ पर सोल्यूशन उगाया जाता है। और ये सुनने के बाद यूरी कहने लगता है, अच्छा तो तुम दादाजी से मिलने यहाँ पर आए हो। तभी पीछे से कोई कहने लगता है, मैंने यूरी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। और ये सुनने के बाद यूरी और शिनोगो उसकी तरफ देखने लगता है और शिनोगो अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो मास्टर के है। और हम मास्टर के को देखते हैं, वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, चलो अंदर चलते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम शिनोगो और मास्टर के को देखते हैं। शिनोगो मास्टर के की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा होता है, मैं यूरी की वजह से एक ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जिससे मिलना बहुत मुश्किल है। मास्टर के स्मेल करते हुए शिनोगो से कह रहा होता है, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपने केवल यूरी की ही नहीं मेरी पत्नी की भी मदद की है। मैंने कुछ देर पहले ही सुना है आपकी उस काइंडनेस के बारे में, मुझे लगता है वो किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया था। ये सुनने के बाद शिनोगो हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या मुंजी यहाँ पर आया था? ये सुनने के बाद मास्टर के हाँ में जवाब देता है और उसके बाद वो बताने लगता है, उसका गिल कुछ हर्फ का थ्रेट करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन उसमें एक ऐसा हर्फ भी शामिल था जिसका आमतौर पर कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सुनने के बाद शिनोगो सोचने लगता है, क्रिनमन कांग ने कहा था मुंजी को अचानक से जांगवा गिल से इनवाइट आया, इसका मतलब है उसे यूज करने के बाद उसे फेंक दिया गया। और उसके बाद शिनोगो मास्टर कैसे कहता है, क्या आप प्लीज मुझे बताएं कि उसे कौन सा हर्फ चाहिए था? ये सुनने के बाद मास्टर के कहता है, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारा मुझसे मिलने आने का कारण क्या है। ये सुनने के बाद शिनोगो उसे बताने लगता है, मुझे बताया आपके पास बहुत सारे मेडिकल का नॉलेज है क्योंकि आप हार्ट उगाते हैं। और उसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है, तो क्या आप प्लीज मेरी कंडीशन को देख सकते हैं? और ग्रैंडपा कांग शिनोगो के हाथ को देखते हुए कहने लगता है, जरा मुझे चेक करने दो। और वो शिनोगो के हाथ को चेक करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और इस तरह हम उस सुनसान बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने के बाद जूही बाहर फेंक जाता है और जूही काफी गुस्से में अपने आगे की तरफ देख रहा होता है। वो बिल्डिंग अभी पूरी तरह से आग में झुलस चुका होता है और वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, आखिर वो चला कहाँ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस अटैक से मारा जाए। और तभी हम उसके पीछे जिन हायों को देखते हैं, वो काफी तेजी से जूही की तरफ बढ़ रहा होता है और जूही ये सेंस करने के बाद जल्दी से अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिन हायों हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ऐसे स्ट्रगल करके मुझसे लड़ने के बारे में सोच रही हो? इतना अपमानजनक है। और जूही उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं तुम्हें जला के राख ना कर दूं। और ये कहने के बाद अपना फायर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखने के बाद तो जिन हायों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फायर ड्रैगन जिन हायों के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि जूही भी उसकी प्रेशर से पीछे फटक जाता है। और उसके बाद जूही वापस खड़ा होते हुए अपने सामने देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी पावरफुल अटैक होने के बाद भी जिन हायुंग जिंदा था। वो उस आग से निकलते हुए हंस के कहने लगता है, ओ रियली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इससे मार दोगे? और हम देखते हैं उसकी पूरी कपड़े जल चुका है, लेकिन पता नहीं कुछ लिक्विड जिससे उसकी बॉडी में कवर होता है। और ये देखने के बाद जूही गुस्सा होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मेरी इंजरी की वजह से मेरी फायर पावर भी कमजोर हो गया है, मुझे नहीं लगता मैं उसके अटैक को डिफेंड कर पाऊंगा अभी। और जिन हायुंग उसकी हालत देखने के बाद हंसते हुए कहने लगता है, मैं तो सोच ही रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप एक अटैक करने के बाद यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम कब तक मुझसे बच के जा सकते हो? अब इतनी जल्दी तो तुम्हारा माना रिकवर नहीं होगा, तुम बस अपना बेस्ट करते रहना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बाद वो कहता है, अगर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से मार दिया तो मुझे मजा नहीं आएगा। और जूही उसके जाने के बाद काफी गुस्से में कह रहा होता है, साले कुत्ते कमीने, अगली बार देख लूंगा मैं तुझे। तभी उसे किसी की आहट सुनाई देता है और उसके बाद ये सीन ये पर कट होता है। और इसके बाद हम मास्टर के घर की तरफ देखते हैं। मास्टर के चिंगाओ की हार्ट को चेक करने के बाद कह रहा होता है, तुम इस टाइम पर काफी ज्यादा सफर कर रही हो, तुम अपने माना को ज्यादा अमाउंट में यूज करोगे तो तुम्हारे ऊपर साइड इफेक्ट होगा और तुम्हारा स्टेमिना भी डिक्रीज होते जाएगा। सच कहूँ तो मैंने आज तक इस तरह की बीमारी कभी नहीं देखा, इसका तुरंत इलाज करना मुश्किल है। ये सुनने के बाद चिंगाओ अपने मन ही मन में कहने लगता है, इसे हल करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये माना हाइपर सेंसिटिविटी का इफेक्ट है। ये चिंगाओ को प्रोटेगनिस्ट से आगे निकलने से रोकने के लिए एक सीमा है। और इसके बाद चिंगाओ मास्टर कैसे कहने लगता है, क्या आप मुझे कुछ सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं? और इस पर मास्टर के कहता है, क्यों नहीं, एक्चुअली उसे हासिल करना काफी रिस्की है, इसलिए मैं उसे आमतौर पर नहीं बेचता, इसलिए तुम सिर्फ इसे खतरे के समय में इस्तेमाल करना। ये एक प्रीशियस आइटम है, इसलिए इसे हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। और इसके बाद चिंगाओ मास्टर के का शुक्रिया अदा करता है और तभी वहाँ पर यूरी खाना बना के लेके आ जाता है। और उसके बाद यूरी खाना सर्व करने के बाद कहने लगता है, जल्दी से ट्राई करो इसको। और चिंगाओ खाने को गौर से देखने लगता है और यूरी चिंगाओ को देखने लगता है उसे ये खाना पसंद आएगा कि नहीं। और चिंगाओ एक चम्मच खाने के बाद कहने लगता है, ये तो काफी टेस्टी है। ये सुनने के बाद तो यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर के कहने लगता है, ओ मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो आपका काम आ सकता है,
लिमिटेड माना डंजन में जाने का तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनने के बाद चिंगू हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, क्या वो अफेयर हो गया है? और तभी यूरी कहने लगता है, क्या तुम एक नया डंजन में जाने वाले हो? क्या मैं भी साथ आ सकता हूँ? और ये सुनने के बाद मास्टर के कहने लगता है, यूरी इसके बारे में सोचने भी मत, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम जिस लिमिटेड माना डंजन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इक्लिप्स की क्लब के नीचे है और उस डंजन के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस फी के रूप में आपको बहुत सारा माना देना पड़ेगा, नहीं तो वो दरवाजा खोलेगा ही नहीं। और ये सुनने के बाद यूरी कहने लगता है, ठीक है मैं समझ गया। और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैंने नोवेल में इसके बारे में मेंशन किया है लेकिन मुझे नहीं लगता ये असली में एग्जिस्ट करता है और वैसे भी ये इक्लिप्स के क्लब के नीचे है, लेकिन मैं इस तरह के अपॉर्चुनिटी को भी तो नहीं छोड़ सकता। आमतौर पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन वाली डंजन के अंदर बहुत अच्छा वाला रिवॉर्ड मिलता है। मास्टर के अपना खाना खत्म करने के बाद उठते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे अपने सोल्यूशन का स्टॉक चेक करना है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी चिंगू भी अपना खाना खत्म करने के बाद यूरी से कहने लगता है, यूरी जैसा कि तुमने कहा इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि जंगवा गिल की वजह से ही मोंजी की मौत हुआ है। ये सुनने के बाद यूरी कहने लगता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। और उसके बाद चिंगू कहने लगता है, और ये एक्सीडेंट तुम्हारे दादाजी के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद यूरी हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या दादाजी? और उसके बाद चिंगू बताने लगता है, तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि जंगवा गिल ने कुछ हार्फ का ट्रेड करने के लिए मोंजी का इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर मैं उस हार्फ के बारे में पता लगा लूँ तो मुझे मोंजी की मौत का कारण पता चल सकता है और तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम्हें उस हार्फ के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और ये सुनने के बाद यूरी सोच में पड़ जाता है और चिंगू यूरी को ऐसे सोचते हुए देखने के बाद वो कहने लगता है, मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यूरी कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कोई जूही को अपना कार्ड देते हुए कहने लगता है, तुम ही हो ना इक्लिप्स की जूही? और ये देखने के बाद जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वो कार्ड देने वाला बंदा चिंथाचू है और वो कहने लगता है, मैं जंगवा गिल में तुम्हें इन्वाइट करना चाहता हूँ। और इस तरह हम मास्टर के बिला की तरफ देखते हैं। मास्टर के अपने 2 टेबलेट्स निकल के चिंगू को देते हुए कहने लगता है, ये सोल्यूशन जो बनाया हुआ टेबलेट है इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए तुम्हें इसका इस्तेमाल तभी करना है जब तुम्हें इसकी जरूरत हो। मैं इसे तुम्हें फ्री में देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारी मदद की है। और चिंगू उस टेबलेट को लेने के बाद कहने लगता है, आपका शुक्रिया, ठीक है तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। और वो जाते हुए यूरी से कहने लगता है, हम बाद में मिलेंगे यूरी, अपना ख्याल रखना। चिंगू की जाने के बाद मास्टर के यूरी से कहने लगता है, मैं सोने जाने से पहले अपने केट का एक राउंड मार के आता हूँ, काफी देर हो गया है, तुम्हें भी सोने जाना चाहिए। ये सुनने के बाद यूरी सोने के लिए चला जाता है और उसके बाद मास्टर केक खेलने लगता है, तो आप चिंटू के बारे में क्या सोचते हैं? और तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, वो कहने लगता है, वो काफी प्रोमिसिंग लगता है, हालांकि उसे अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। ये सुनने के बाद मास्टर के हंसते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है तुम सबको ऐसी नजरों से देखते हो, मुझे लगता है तुम किसी भी असिस्टेंट से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। और वैसे भी 1000 ऑफ किलिंग मास्टर का नेक नेम तुम्हारा ऐसा ही नहीं पड़ा। ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, देखो मुझे ऐसा नेक नेम बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और वैसे भी वो बंदा काफी इंटरेस्टिंग है अपनी उस बीमारी के साथ। वो आपके घर में आपकी पोती को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे जान से मार देता। ये सुनने के बाद मास्टर के हंसते हुए कहने लगता है, लेकिन उसने यूरी और मेरी वाइफ की मदद किया है, मैं अभी भी उसके ऊपर नजर रखूंगा, ये देखने के लिए कि वो कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ हम जंगवा गिल की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। और इस तरह हम चिंगू की तरफ देखते हैं, वो स्माइल कर रहा होता है। और अगले दिन हम इक्लिप्स के क्लब की तरफ देखते हैं। चिंगू वहाँ पर आ गया होता है। वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये वो क्लब है जिसके बारे में मास्टर के ने मुझे बताया था। इस क्लब की फ्लोर के नीचे एक डंजन है। और तभी चिन्हाइयों का नजर चिंगू के ऊपर जाता है और उसके बाद वह चिंगू के पास आते हुए कहने लगता है, अब तो वही हो जिसने गुंजुंग में मेरी मदद की थी, हम तो फिर से मिल गए। और चिंगू उसकी तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये लड़की। और उसके बाद चिन्हाइयों कहने लगता है, मैं यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल पसंद है। आपको यहाँ पर कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये वही लड़की है जिसे मैंने गुंजू में बचाया था। इसके पीछे हायुंग गिल के बंदे भरे हुए थे और उस वक्त मैंने उसका लेवल देखा था, उसका लेवल 200 था। उसके लेवल को देखने के बाद तो हायुंग गिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त उसके ऊपर ज्यादा शक नहीं किया, लेकिन वो अब यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है। और ये सोचने के बाद चिंगू उससे कहने लगता है, वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या ये रूमर सच है कि इस क्लब के नीचे एक डंजन है? और ये कहने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, अच्छा तो उसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया। आज तक इस डंजन की रेड को कोई भी पूरा नहीं कर पाया, इसलिए रूमर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और उसके बाद जिनहायुंग कहने लगता है, ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता चल गया है। मैंने सुना है इस डंजन का एंट्रेंस पार्किंग लॉट पर है। उस रास्ते पर बहुत सारे गार्ड होता है ताकि कोई भी बाहरी हंटर घुस ना पाए। यहाँ तक कि वहाँ पर बैरियर भी लगा दिया गया है। ये सुनने के बाद चिंगू सोचने लग जाता है, फिर से उन लोगों ने बेकार से बैरियर लगा दिया होगा। और उसके बाद जिनहायुंग चिंगू से कहने लगता है, मैं इस बार तुम्हें अच्छी तरह से रिफेक्ट करना चाहता हूँ, क्या मुझे दोबारा आपका नंबर मिल सकता है? पिछली बार जो आपने नंबर दिया था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और उसके बाद चिंगू उसके हाथों को पकड़ते हुए कहने लगता है, ठीक है तो मैं इस बार तुमसे रिफे लूंगा, पार्किंग लॉट में जाने में मेरी मदद करोगे? ये सुनने के बाद जिनहायुंग हाँ कहते हुए कहने लगता है,
मुझे लगता है मैं आपको वहाँ पर जाने में मदद कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद चिंगू अपने मन ही मन में कहने लगता है, मैं नहीं जानता कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन क्योंकि बात यहाँ तक आ गया है तो सबसे पहले मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि उसका कॉन्सुलेशन मेरे लिए काम का है। और उसके बाद हमें जिन हायुंग की कॉन्सुलेशन के बारे में पता चलता है। रिलैक्सिंग मास्टर आपको माना से बनी हुई बाधाओं से फ्री कर सकता है या वहाँ से गुजरने का अनुमति दे सकता है। और उसके बाद जिन हायुंग सिंह को हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहने लगता है, हमें यहाँ बिना चिंता की फ्रीली घूमना है, यही बेस्ट तरीका है, क्या आपको नहीं लगता? ये सुनने के बाद चिंग कहने लगता है, हाँ तुम गलत नहीं हो। लेकिन चिंग को अपने आसपास देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी जिन हायुंग सिंह को अपनी तरफ करते हुए कहने लगता है, जरा इस तरफ देखो ना। और ये कहने के बाद उसे एकदम लगभग के कर लेता है। और उसके बाद चिंगागू उसके आंखों में देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ऐसे तो मेरी कोई मदद नहीं होने वाली, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों चिपकते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। और एक गार्ड ने उनके ऊपर नजर रखा होता है, वो इसके बारे में अपने लीडर को बता देता है। और इस तरह जिन हायुंग उस बैरियर को ब्रेक करने लगता है। और ये देखने के बाद चिंगागू अपने मन ही मन में कहने लगता है, वो मेरी एक्सपीडिशन से कहीं ज्यादा मेरी मदद कर पा रहा है। और जिन हायुंग कहने लगता है, काम पूरा हो चुका है, अब तुम अंदर जा सकते हो। और उसके बाद चिंगागू अंदर चला जाता है। और उसके बाद जिन हायुंग उससे कहने लगता है, चंचन के लिए मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक। और चिंगागू अपने मन ही मन में कहने लगता है, ऐसे ये लड़की मुझसे जाता क्या है। और चिंगागू ये सोचने के बाद नीचे की तरफ चला जाता है। और तभी वहाँ पर एक्लिप्स का लीडर आते हुए कहने लगता है, जिन हायुंग अच्छा काम किया तुमने। और जिन हायुंग जवाब में कहता है, मास्टर ये तो मेरा काम था। और एक्लिप्स का लीडर अपने हाथ झटकाते हुए कहने लगता है, आखिरकार मैं अब शिनकांगू से मिलूंगा, उसे बस बैरियर के बारे में पता है, इस दरवाजे के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज तक किसी ने भी इसकी माना की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया। और ये फर्किंग लॉर्ड डंजन के एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो डंजन के अंदर कभी नहीं जा पाएगा। और इस तरह हम चिंगागू को देखते हैं, वो अपना माना उस दरवाजे के अंदर डाल रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तरफ काफी तेजी से अटैक आ रहा है। लेकिन चिंगागू अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है उस अटैक से। और वो एक्लिप्स का लीडर चिंगागू से कहने लगता है, चूहा जाल में फंस चुका है। और चिंगागू उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, एक्लिप्स का लीडर यहाँ पर शिट, मैं अब तक डंजन के अंदर नहीं घुस पाया, माना अब तक फुलफिल नहीं हुआ है, क्या मुझे हार मान के वापस चला जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और ये कहने के बाद अपना एक टैबलेट निकाल लेता है। और इस तरह एक्लिप्स का लीडर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, अब इस अटैक को रोक के दिखा। और इस तरह चिंगागू जल्दी से उस टैबलेट को खा लेता है, इसकी वजह से उसका माना बूस्ट हो जाता है। और उसके बाद वो डंजन माना ऑब्जर्व करने के बाद दरवाजा खोल लेता है, इसकी वजह से चिंगागू अंदर चला जाता है। और अभी इसका लीडर का अटैक फेल हो जाता है। ये देखने के बाद तो अभी इसका लीडर अपना डांट बेचते हुए रह जाता है, अहमद साला वो मुझसे बच निकला। और इस तरह चिंगागू डंजन के अंदर पहुंचने के बाद राहत का सांस लेते हुए कहने लगता है, आज तो मेरी वार लगते लगते बच गया, यहाँ पर ही मेरा माना तो काफी ज्यादा खर्च हो गया। तभी वो अपने सामने देखता है तो उसे अपनी तरफ कुछ अजीब सा क्रीचर आते हुए दिखाई देता है। और हम देखते हैं वो सभी की सभी स्लाइम होता है। और इस तरह जिन हायुंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और वो अपने बॉस से कहने लगता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और उसके बाद वो अपने बॉस को देखता है, वो काफी ज्यादा गुस्से और हैरानी से खड़ा होता है। ये देखने के बाद वो कहने लगता है, बॉस किया वो सचमुच डंजन के अंदर चला गया। और ये सुनने के बाद एक्लिप्स का लीडर कहने लगता है, जाओ जाके माना पोशन लेके आओ। ये सुनने के बाद जिन हायुंग कहने लगता है, बॉस कितना लेके आऊं? और एक्लिप्स का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, सारे लेके आओ। और इस तरह हम डंजन के अंदर देखते हैं चिंगागू उन सभी स्लाइम्स के ऊपर अटैक करके उन्हें मार रहा होता है। और चिंगागू उन सभी स्लाइम्स को खत्म करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, आइस विच स्किल जो मैंने गोबिन को मारने के बाद हासिल किया था, एक ऐसा एलिमेंट जो आइस की पावर को बढ़ाता है। और इस खंजर में मैंने उस एलिमेंट का यूज किया है। ये स्लाइम को मारने में आपकी मदद करता है, क्योंकि स्लाइम के ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करता। और उन सभी स्लाइम्स को मारने की वजह से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है। और वो नोटिफिकेशन को देखने के बाद वो कहने लगता है, अब बस एक ही बचा है। और उसके बाद हम उन स्लाइम्स के बॉस को देख पाते हैं, जो एक काफी बड़ा स्लाइम होता है। और उसके बाद वो स्लाइम चिल्लाते हुए चिंगागू के ऊपर अपने बहुत सारे स्लाइम्स के साथ अटैक कर देता है। ये देखने के बाद तो चिंगागू भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और उसके बाद चिंगागू उन छोटे स्लाइम्स को डॉज करते हुए उनके ऊपर चढ़ते हुए उस बड़े वाले स्लाइम के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। और उसके बाद उस स्लाइम की मैजिक कोर को उठा लेता है। और उसके बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपने एक रेड क्रिस्टल को हासिल कर लिया है। और उसके बाद चिंगागू कहने लगता है, एक मिडिल बॉस ही रेड क्रिस्टल गिरा सकता है, रिवॉर्ड मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेटर है। तभी वो अपने सिस्टम को खोल के देखने लगता है। आपने जो थर्ड स्किल हासिल किया है उसका नाम है क्यूटी। अब क्यूट बन के चिल्लाकर इस स्किल को एक्टिवेट कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए एक स्लाइम आकर आपके दुश्मन की फिजिकल अटैक को रोक सकता है। ये देखने के बाद चिंगागू कहने लगता है आपसे मैं इस स्किल का यूज कर पाऊंगा, लेकिन इस स्किल का नाम कितना अजीब है, क्यूटी। ये कहने के बाद वो वहाँ से आगे चला जाता है।
तभी वो अपने सामने की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे हार्ट भरे हुए थे जो अलग अलग कलर के साथ चमक रहे थे। और उसके बाद वो मास्टर के से की हुई बातचीत को याद करने लगता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लिमिटेड डंजन में कुछ चेक करूं? और उसके बाद मास्टर के अपने पास से हार्ट्स का लिस्ट निकालते हुए उससे कहने लगता है, अगर तुम उस डंजन में जाते हो तो देखना कि वहाँ पर कोई प्लान है कि नहीं। शिनकाकू इस लिस्ट को देखने के बाद कहने लगता है, ये सभी हार्ट्स तो काफी रियर है। और उसके बाद मास्टर के कहने लगता है, कुछ साल पहले कुछ हंटर ने इस तरह की डंजन को डिस्कवर किया था। उस डंजन के अंदर जाने के लिए एक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लेकिन वो लोग कुछ न कुछ करके उस डंजन के अंदर एंटर हो गए और अंदर जाने के बाद उन्हें रियर हार्ट मिले। ये सुनने के बाद शिनकाकू इस लिस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो ये सारे हार्ट मुझे डंजन के अंदर मिलेगा। और उसके बाद मास्टर के कहने लगता है, मेरी थ्योरी के हिसाब से लिमिटेड माना डंजन की स्पेशल एनवायरनमेंट की रिजल्ट है कि वहाँ पर इतना रियर स्पीशीज का प्लान उगता है। अगर तुम्हें वहाँ बायोलोटर मिलता है तो तुम उसे हासिल कर लेना। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, उस डंजन का एनवायरनमेंट भी बिजली वाला एनवायरनमेंट की जैसा ही होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तुम उसे ले लेना। और शिनकाकू इस लिस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, मुझे इस कमीशन को रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी प्रेजेंट में शिनकाकू एक हार्ट को उठा लेता है और उसके बाद वो कहने लगता है, आखिर मास्टर के का थ्योरी सच हो गया। और उसके बाद उस जगह की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये जगह बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मास्टर के वो दूसरे हार्ट पे ढूंढना चाहता हूँ। तभी वहाँ की चट्टानों की आंखें खोलने लग जाता है। ये देखने के बाद शिनकाकू हैरान होते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, एक मॉन्स्टर यहाँ के हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। और तभी हमें उस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है, बड़े शील वाले टर्टल जो अपनी शील्ड में हार्ट उगाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक टर्टल नहीं होता, वहाँ पर तो सारे के सारे टर्टल होता है जिन्होंने अपनी पीठ में हार्ट उगा रखा होता है। और वो सभी टर्टल शिनकाकू की तरफ देखते हुए गुर्रा रहा होता है। और ये देखने के बाद शिनकाकू अपने मन ही मन में कहने लगता है, इन सभी मॉन्स्टर ने तो अपने पीठ पर हार्ट उगा रखा है। और वो सभी मॉन्स्टर टर्टल शिनकाकू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखने के बाद तो शिनकाकू भी फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहने लगता है, अब मुझे उन हार्ट्स को ढूंढने के लिए कई बार जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और इस तरह मास्टर के साथ उस बंदे को बैठे हुए देखते हैं, वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। और उसके बाद मास्टर के कहने लगता है मुझे खुद उस डंजन के अंदर जाना चाहिए था। वो रियर हार्ट से भरे हुआ एक डंजन है, मुझे आपकी इलाज करने के लिए उन हार्ट्स की जरूरत है। ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, कोई भी दवा मेरा इलाज नहीं कर सकता, मैं अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जानता हूँ। और उस डंजन के अंदर जाने के लिए कंडीशन को पूरा करना पड़ता है, वही इंसान उसके अंदर जा सकता है जिसके पास वो बीमारी हो। इस सुनने के बाद मास्टर की कहने लगता है, क्योंकि अब तुम मेरे छोटे भाई बन चुके हो इसलिए तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपने आप पर फोकस करो। और उसके बाद मास्टर के कहता है, मैंने शिनक्यू को उस डंजन में इसलिए भेजा था ताकि वो उस हार को ला पाए और मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊँ। क्या आप उस बोल्टन हार्ट के बारे में बात कर रही हो? और मास्टर के जवाब देते हुए कहने लगता है, हाँ मैं उसे बोल्टन हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा आइटम है जिसका जंगवा गिल मेरे साथ ट्रेड करना चाहता था। और हम देखते हैं यूरी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो जंगवा गिल का नाम सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। और इस तरह हम वापस से शिनकाकू की तरफ देखते हैं, उसने उन सारी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसने ऑलमोस्ट उस लिस्ट के हाथ को कलेक्ट कर लिया होता है। और उसके बाद वो कहने लगता है, लगभग मुझे सारे हार्ट मिल गए हैं, बस एक ही मिसिंग है। ऐसा लगता है मुझे इस डंजन को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, तभी मुझे वो हार्ट मिलेगा। तभी एक शैतान उसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। ये देखने के बाद शिनकाकू जल्दी से उसे डॉज कर लेता है और उस शैतान की तरफ देखते हुए वो अपने मन ही मन में कहने लगता है, डैम इट, मुझे आराम करने का समय भी नहीं दिया। और हम देखते हैं वो सभी टर्टल का बॉस होता है। और उसके बाद वो टर्टल कहने लगता है, तुमने मेरी अटैक को अच्छी तरह से डॉज कर ली। और उसके बाद शिनकाकू के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। और शिनकाकू ये देखने के बाद हैरान होते हुए कहने लगता है, लगता है अब मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं होगा। और हम देखते हैं उस टर्टल बॉस के ऊपर बहुत सारे हार्ट होते हैं और शिनकाकू को जिस हार्ट की तलाश है वो हार्ट भी वहीं पर होता है। और उसके बाद वो टर्टल शिनकाकू से कहने लगता है, तुम इंसान, तुमने मेरी इलाके में अटैक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दूंगा। और शिनकाकू स्माइल करते हुए कहने लगता है, मेरा टाइम बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये कहने के बाद अपना हथियार निकाल लेता है। और इस तरह वो बंदा मास्टर कैसे कह रहा होता है, मुझे तो लगा था आपने जंगवा गिल से ट्रेड करने से मना कर दिया है, तो आप उस हार को क्यों ढूंढ रहे हैं? और ये सुनने के बाद गनपा कांग कहने लगता है, ऑफकोर्स मैं उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहता और मुझे तो पता भी नहीं डंजन के अंदर वो ब्लूटिन मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर शिनक्यू को वो मिल जाता है तो मैं उसके ऊपर रिसर्च कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जंगवा गिल उस हर का कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। और इस तरह वो टर्टल अपने वाइन से अटैक करते हुए कहने लगता है, एक नेचुरल प्लेस है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ के हर्ब्स को लेने की? और उसके बाद शिनक्यू उन वाइन की अटैक से बचते हुए उसके करीब पहुंच जाता है। ये देखने के बाद वो टर्टल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद शिनक्यू मुस्कुराते हुए कहने लगता है, चलो अभी वो आइटम्स आप मुझे दे दो। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और गाइस, इसका अगला एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए बाय बाय।